हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस को बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया, उसका पूरा वन शॉट, उसके सभी लास्ट 15 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यूज हैं उनको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। एंड मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को जो थोड़ा बायो कम केमिस्ट्री ज़्यादा टाइप का चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ईटीएस जैसे 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझने होते हैं। कौन सा कंपाउंड कब बन रहा है, कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, किसमें कितने कार्बन है नहीं है, ये सब याद रखना होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़कर आए होंगे तो आज का सेशन आपके लिए मज़ेदार रहेगा, वरना मैं तो पूरा रिवाइज कराने ही वाली हूँ आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों तो ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी किसी से भी प्रिपेयर कर लो, सारे टॉपिक सेम है। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट की गई हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो डायग्राम है एक आपका, उसकी थ्योरी से रिलेटेड एक कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि यार किस में सही है और किस में गलत, मैं बता ही देती हूँ, शुरू में ही बता देती हूँ। ये देखो, ये ईटीएस का आपका डायग्राम है और यहाँ पे ये जो आपका मूवमेंट दिखाया है 2 हाइड्रोजन आयंस का, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि थ्योरी में एनसीईआरटी ने करेक्ट कर दिया है कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स नहीं बल्कि 4 प्रोटॉन्स जब पास होंगे तब एक एटीपी बनेगा। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 हाइड्रोजन आयन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 है। तो ये एक इश्यू वाला टॉपिक है कि यार अगर क्वेश्चन आता है नीट में तो फिर हम क्या टिक करेंगे, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे देखो, अगर हम लॉजिकली देखें तो हमें इसी को सही मानना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली, टेक्निकली, स्टैंडर्ड वाइज 4 हाइड्रोजन आयंस के ट्रांसपोर्ट पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब कब एनसीईआरटी डायग्राम को करेक्ट करेगा ये तो एनसीईआरटी ही जाने। ठीक है, बट होपफुली ये करेक्शन जल्दी हो जाए। अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू गो विथ 4 हाइड्रोजन आयंस। क्लियर। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आएंगी तो मैं आपको बताते जाऊंगी। बाकी आप इस चैप्टर को चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लो चाहे न्यू से पढ़ लो, नॉट एट बिग डिफरेंस। ठीक है, चलिए। तो कहाँ गए क्वेश्चंस, कहाँ गए भाई हमारे, वेयर इज द फाइल। जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। नीट पीवाईक्यूज फाइल ही क्लोज हो गई, वैसे तो ओपन ही थी, अपने आप कैसे बंद हो गई। ठीक है, दोबारा ओपन होने देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक दे दूं मैं आपको थोड़ा सा। तो देखो, वैसे तो इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, लेकिन मैं हमेशा आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ बताती हूँ कि इस चैप्टर में जो प्रोसेस आप पढ़ते हैं पूरा, जिसमें मेन 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और ईटीएस, यहाँ पे नहीं लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन लिख दिया है, ये सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, मतलब दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरह से रेस्पिरेशन होता है, एक्सेप्ट एनारोबिक वन। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को हटा दो जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं, और बैक्टीरिया में थोड़ा सा अलग टाइप से कर दो, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अदरवाइज जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एरोबिक हैं, उन सभी में ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप इस चैप्टर में प्लांट्स के लिए पढ़ते हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपने लिए एटीपी बनाना है, अगर क्या जिंदा रहने के लिए तो एटीपी बनाना ही पड़ेगा। इवन अगर सिंगल सेल्ड अमीबा भी है, सिंगल सेल्ड पैरामीशियम भी है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सेल से जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए एटीपी चाहिए। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। और एटीपी कब बनेगा सबको पता है, फूड के ऑक्सीडेशन से। तो फूड का ऑक्सीडेशन कहने के लिए तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है कि ठीक है फूड गया, ऑक्सीडेशन हो गया और एटीपी बन गया, बट ये इतना आसान होता नहीं है। यू नो कि इस पूरे प्रोसेस में सेल किस तरह से इसको करती है। एक बार मैं अगर शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूँ तो मान लो अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है और यहाँ बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल में, वो समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही किसी भी सेल के पास ग्लूकोज आता है बच्चों, जैसे ही किसी भी सेल के पास ग्लूकोज आता है, विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही एटीपी मिले, प्रोटीन्स का भी ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स का भी होता है, प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स का भी होता है, आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर में। बट जो मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स है, जब तक किसी सेल के पास ग्लूकोज अवेलेबल है तब तक वो कोशिश करेगी कि ग्लूकोज से ही एनर्जी बनाई जाए। ठीक है, तो जैसे ही किसी सेल के पास ग्लूकोज आया तो इट्स नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और एटीपी बन गई, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ही ग्लूकोज आता है, साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, यहाँ पे ग्लाइको वर्ड को ग्लाइकोजन मत कर देना तुम, ग्लूकोज
के टूटने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन के टूटने को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, जो हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स के जब पढ़ते हैं, इंसुलिन वगैरह वहाँ पढ़ते हैं। सो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से आपको पता है पायरूवेट बनता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस भी अपने आप में एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, अलग अलग चेन रिएक्शन है पूरी, वो हम इसमें रिवाइज करेंगे। अब ये जो पायरूवेट बना बच्चों, ये पायरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 जगह रेस्पिरेशन चलेगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के मैट्रिक्स में, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिस पे क्रिस्टी वगैरह बनाए हैं ना, इस क्रिस्टी पे आपको पता है बहुत सारे ऑक्सीजोम्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो जैसे ही पायरूवेट मैट्रिक्स में आता है तो इस मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन होती है एंड क्रैब साइकिल होता है। वैसे लिंक रिएक्शन को भी क्रैब साइकिल का ही पार्ट मानते हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया है लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल होता है। पायरूवेट पहले एसिटाइल को ए में बदलता है, फिर उसका क्रैब साइकिल होता है। अब पिछले ही सेशन में मैंने तुम्हें कैल्विन साइकिल पढ़ाया है, तो तुम कैल्विन साइकिल और क्रैब साइकिल को मिक्स मत कर देना। जल्दीबाजी में नाम आया, ध्यान नहीं दिया, क्रैब की जगह कैल्विन टिक कर दिया, कैल्विन की जगह क्रैब, ये नहीं होना चाहिए। क्रैब में RE आ रहा है, RE स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, सो क्रैब्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो क्रैब साइकिल के दौरान होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये जो क्रैब साइकिल चलता है ना बच्चों, इस क्रैब साइकिल में कहीं भी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ATP नहीं बनते, बल्कि क्रैब साइकिल में आप देखो अपनी NCERT में क्रैब साइकिल देखा है आपने, ये रहा क्रैब साइकिल। पहले तो ग्लाइकोलाइसिस है, ये पूरा इतना लंबा है, ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है तो इतने सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फिर क्रैब साइकिल को देख लो, ये रहा क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में जो मैं कह रही हूँ ना, लिंक रिएक्शन होती है। पहले पायरूवेट एसिटाइल को ए में बदलता है 2 कार्बन कंपाउंड में, फिर ये 2 कार्बन कंपाउंड एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़कर, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो तुम्हें ध्यान हो तो C4 पाथवे का भी प्रोडक्ट था, वो यहाँ पर दोनों जुड़कर 2 + 4 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो तुम ये मत कह देना कि मैम इसका मतलब इसको C6 साइकिल कहते होंगे, इसको C6 नहीं कहते। इस साइकिल का, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला जब तुम देखोगे तो उसमें 3 जगह तुम्हें COOH ग्रुप मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे, दैट्स वाई सिट्रिक एसिड का नाम है, सिट्रिक एसिड एक तरह का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस साइकिल का नाम हुआ TCA साइकिल। क्रैब साइकिल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम है TCA साइकिल। TCA साइकिल कह दो, क्रैब साइकिल कह दो या सिट्रिक एसिड साइकिल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस साइकिल में तुम देखोगे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, और जब भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उस दौरान देखो क्या बन रहा है, NADH2, जैसे वहाँ NADPH बना था ना, P हटा दो अब की बार, NADH कर दो इसे, NADH2, फिर से NADH2, फिर एक जगह FADH2, एक जगह फिर NADH2, तो ATP तो कहीं बना ही नहीं, यहाँ पर भी GTP बना है विच इज़ इक्विवेलेंट टू ATP, बस इतना सा ATP बना है देखा जाए तो, बाकी तो सब NADH2 FADH2 की फॉर्म में बन रहा है। यानी ये वो वाली बात हो गई कि इंडिया में एक प्रोसेस चल रहा है, बट उसमें रुपीज़ की जगह डॉलर और दूसरी करेंसीज प्रोड्यूस हो रही हैं। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, रुपीज़, यानी ATP। तो इंडिया में तो अगर आपको खर्चा करना है तो आपको रुपीज़ में पैसा चाहिए, तो यहाँ पर क्रैब साइकिल तो हो गया। इवन जब लिंक रिएक्शन हुई थी ना, जब पायरूवेट एसिटाइल को ए में बदला है, ये इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, तो इस लिंक रिएक्शन के दौरान भी आप देख रहे हो NADH2 बन रहा है ना। तो ये इतने सारे जो NADH2 है, मैं NADH2 को हमेशा डॉलर्स बोलती हूँ, यहाँ पे $1 3 रुपीज़ के बराबर है। एक NADH2 से लास्ट में सेल को 3 ATP मिलेगा, ठीक है। वैसे तो $1 की कीमत बहुत है, बट यहाँ पे $1 3 ATP के बराबर है। क्लियर। सो चाहे तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी लिखी हुई होनी चाहिए, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उनको तो मैं ये लिखवा चुकी हूँ। और इसी तरह ये जो है FADH2, एक FADH2 2 ATP देता है लास्ट में जाकर, अभी लास्ट में ETS आएगा, ठीक है। क्लियर। ये GTP को आप ATP मान सकते हैं, उसमें सिर्फ गुआनोसिन की जगह एडेनिन लगाना है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। क्लियर है क्या। तो क्रैब साइकिल भी हो गया। अब क्रैब साइकिल में भी कहीं ATP नहीं मिली हमें, इतना प्रोसेस कर लिया सेल ने, तो बेसिकली क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस के, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो कि आप, हम हमेशा बोलते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और CO2 निकलती है। तो ऑक्सीजन ना तो अभी कहीं यूज़ हुई, ऑक्सीजन तो अभी तक कहीं यूज़ नहीं हुई, ना ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हुई, ना क्रैब साइकिल पर यूज़ हुई। तो जितनी भी ऑक्सीजन यूज़ होती है वो अभी 3rd स्टेप ETS में यूज़ होगी।
एंड जो CO2 निकलती है वो यहीं पर निकल जाती है। देखो 1 2 3 3 जगह CO2 निकलेगी, बट ऑब्वियसली भी बैलेंस होगा। ये 2 क्रैब साइकिल होते हैं भाई, एक पायरूवेट के लिए 1 क्रैब साइकिल, तो 2 पायरूवेट बने थे 2 क्रैब साइकिल। तो कैल्विन साइकिल को तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते थे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बट क्रैब साइकिल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज बन नहीं रहा, यहाँ ग्लूकोज का खर्चा हो रहा है, वहाँ ग्लूकोज बन रहा था। एक ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट सेल को 6 केल्विन साइकिल चलाने पड़ते हैं, पर एक ग्लूकोज खर्च करके ATP बनाने के लिए किसी भी सेल को 2 बार क्रैब साइकिल करना है, क्योंकि 2 पायरूवेट बने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए 3 CO2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम कहते हैं 6 CO2 बनता है। क्लियर है क्या? तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब ग्लूकोज किसी भी सेल के पास आया तो पहले ग्लाइकोलाइसिस से पायरूवेट बना, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल हुआ। इस लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल से हमें क्या मिले? NADH2 मिले। अभी तुमने ध्यान दिया हो तो 4 NADH2 थे टोटल, 1 FADH2 मिला, एक की बात कर रही हूँ। ठीक है, और सब कुछ शुरू में एक बार तुम्हें ब्रीफ दे रही हूँ जिससे बीच बीच में अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले। जिस बच्चे को नहीं अच्छी तरह समझ आता ये चैप्टर, उसे पहले मेरी NCERT लाइन टू लाइन सीरीज रेफर करनी है, और आता है तो यहाँ पे आपको आराम से रिवीजन समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बता रही हैं। ठीक है, 1 FADH2 मिला और 1 GTP मिला, ये सब इनसे बना। ठीक है, अब अभी भी हमें तो ATP चाहिए, सेल का तो मेन काम है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ATP बनाना। तो अब ये जो सारी चीज़ें बच्चों मैट्रिक्स में बनी है ना, इन चीज़ों को, GTP को तो ज़रूरत नहीं है, GTP तो डायरेक्टली ATP बना देता है, कपलिंग रिएक्शन आगे बताऊंगी, पर इन दोनों को क्या करना है, NADH2 और FADH2 को इस इनर मेम्ब्रेन से बात करनी पड़ेगी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वो एनर्जी करेंसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर डॉलर को रुपीज़ में बदला जाता है। तो ये जो भी हैं, डॉलर हैं, पाउंड है, अगर इन्हें ATP में बदलना है तो दे हैव टू कॉन्टैक्ट विद इनर मेम्ब्रेन। तो ये सब कहाँ जाएंगे? इस इनर मेम्ब्रेन पर जाएंगे, और इस इनर मेम्ब्रेन पर इनकी वजह से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल वैसा जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे, याद है आपको? हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था, और उस हाइड्रोजन ग्रेडियंट की वजह से ATP प्रोड्यूस हुआ था लाइट रिएक्शन के दौरान। बिल्कुल वैसी ही कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर है मैट्रिक्स और बाहर खाली जगह है। वहाँ उल्टा था, आपको याद है? थाइलेकॉइड बनाया था हमने, थाइलेकॉइड में अंदर खाली जगह थी ल्यूमेन और चारों तरफ स्ट्रोमा था, याद है? थाइलेकॉइड के, है ना? जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर मैट्रिक्स है और बाहर खाली जगह है। खाली जगह में किसको कह रही हूँ? इसको। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो खाली जगह है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ इन दो के बीच में हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। जैसे ही वो ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ये जो F0 F1 है, ATP सिंथेटेज जिन्हें आप बोलते हो, वो खुल जाएंगे, और उनके खुलने से, जैसे आपको याद है यहाँ पर भी तो हुआ था, यहाँ पर आपने CF0 CF1 बनाया था, फिर जैसे ही हाइड्रोजन आयन मूव हुआ था ATP बना था, है ना? खाली जगह से लिक्विड की तरफ मूव होता है हमेशा हाइड्रोजन आयन। वही कहानी यहाँ पर है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, उस सिस्टम की वजह से ये खुल जाएंगे, और इनके खुलने से हाइड्रोजन आयन स्पेस से, कहाँ, खाली जगह से लिक्विड की तरफ आएंगे, और आपको मिल जाएगा ATP। इस तरह से ATP प्रोड्यूस होंगे, किस प्रोसेस के थ्रू? ETS। तो हम जब कहते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ATP बनता है, तो एक्चुअली में वो कैसे बनता है आपको समझ में आया? पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय ग्लाइकोलाइसिस, 2 पायरूवेट बनते हैं, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल होती है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। फिर इनको कांटेक्ट करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनता है ATP। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज आती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेल, नॉट ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल है, फंजाई की सेल है, प्रोटिस्टा किंगडम की सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो इस तरह से फूड के ऑक्सीडेशन से अपने लिए ATP प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें इसी में साथ में मैं तुम्हें हल्की फुल्की कैलकुलेशन भी बताऊं, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ 1 ग्लूकोज से 2 पायरूवेट बने, तो ये इसको भी तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 × 4 8 NADH2, 2 FADH2
और 2 GTP, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ग्लाइकोलाइसिस में भी ATP NADH बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो शुरू में 2 ATP खर्च होते हैं और बाद में 4 बनते हैं, तो 4 - 2 नेट गेन 2 ATP का मानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP तो डायरेक्टली मिल जाते हैं हमको, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 डॉलर भी बनते हैं। तो डॉलर जो है वो साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं, तो पहले वो अंदर आएंगे फिर इनर मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर को रुपीस में बदलने की एक ही जगह है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये खुद है। जब उनमें ETS चलता है तब जाके ही ATP बनता है। तो ये 2 NADH2 भी तो बाद में ATP बनाएंगे, है ना। तो मुझे ज़रा बताओ इस कैलकुलेशन से तुम कि कितने ATP तुम्हें मिल जाएंगे एक ग्लूकोज से। ध्यान से देखो तुम, 2 ATP इसके हैं, 2 NADH2 जब ETS में जाएगा, 2 NADH2 टोटल कर लेते हैं, नहीं चलो अलग अलग करो, 2 NADH2 ETS में जाएंगे तो 1 से 3 मिलते हैं, तो 2 से 6, यानी 6 ATP यहाँ और बन जाएंगे। तो 6 और 2 ग्लाइकोलाइसिस हमें टोटल 8 ATP दे देगा। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। अगर तुमसे पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, तब तो तुम्हारा आंसर होगा 2 ATP, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली 2 ही ATP बने। लेकिन अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP बनते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है, इसका मतलब ये वाले भी अंदर जाकर ATP प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आपको NADH2 वाले ATP भी ले लेने हैं, यानी 6 ATP और गिनने हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 ATP का गेन हुआ, लेकिन सिर्फ तब जब ग्लाइकोलाइसिस इज फॉलोड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता इस सेल में मान लो, तो ग्लूकोज आता, बिल्कुल आता, ग्लाइकोलाइसिस होता, बिल्कुल होता, 2 पायरुवेट भी बनते, बट कभी भी ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाते इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बने, बस वही सेल का गेन है। बाकी जो 2 NADH2 बने ना तो वो कभी अंदर जाएंगे, वो वहीं पर यूज हो जाएंगे, पायरुवेट भी बाहर ही मेटाबोलाइज हो जाएगा, या तो अल्कोहल बना देगा या लैक्टिक एसिड बना देगा, फर्मेंटेशन में तुम पढ़ते हो। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का गेन है सिर्फ 2 ATP जो हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ओवरऑल गेन तो हम देखेंगे, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का गेन कितना है, 8 ATP, ठीक है, क्लियर। देन क्रैब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन को एक साथ ही मानते हैं ना, उसको अलग अलग नहीं करना। क्रैब्स साइकिल लिखा है तो इसका मतलब, ओहो व्हाट हैपन, क्रैब्स साइकिल अगर लिखा है तो उसमें लिंक रिएक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका जरा बताना मुझे, 1 से 3 मिल रहे हैं, तो 8 NADH2 से 8 × 3 24 ATP मिलेंगे। 1 FADH2 से 2 ATP मिल रहे हैं, तो 2 हैं यहाँ पे टोटल, तो कितने मिलेंगे, 2 × 2 4 ATP मिलेंगे, 24 और 4 28, और 2 GTP 2 ATP और देगा। इसको ETS में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 30, यानी इनसे आपको 30 ATP मिलेंगे। इसलिए आप ऐसा कहते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट में वी गेट 38 ATP, ठीक है। बट अगेन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि वैसे तो इसको 38 ATP माना जाता है, बट कुछ सेल्स में 2 ATP एडिशनली खर्च हो जाते हैं इस प्रोसेस में, तो उसको 36 ATP कहते हैं। वो कहाँ 2 खर्च होते हैं, ये जो बाहर वाले NADH2 जब अंदर एंटर करते हैं ना बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर, तो ये फीस ले लेता है उनसे, पर NADH2 1 ATP फीस लेता है। तो अगर 2 NADH2 एंटर करेंगे तो 2 ATP खर्च हो जाएंगे, तो उसे भी हमें नेट गेन में गिनना पड़ता है। सो 38 - 2 करके 36 ATP। तो ये डिपेंड करता है, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में इसको अंदर फ्री में भेज दिया जाता है, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स इसमें चार्ज करते हैं कि नहीं तुम अंदर जा रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है 2 ATP खर्च करो। तो इसलिए या तो 38 ATP नेट गेन होता है या 36 ATP होता है, ठीक है। शुरू में ही मैंने तुम्हें चैप्टर का पूरा बेसिक किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ क्या कैलकुलेशंस ध्यान रखनी है, वो समझा दिया है। होपफुली अब तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब देखें हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ग्लाइकोलाइसिस तो बहुत बाद में शुरू हो रहा है बच्चों इस चैप्टर में, यहाँ पर आकर शुरू हो रहा है। उससे पहले पूरा 1-2 पेजेस जैसे और चीज़ के दिए हैं, तो इसमें तुम्हें पूरा रेस्पिरेशन का बेसिक समझाया है बच्चों, इसे तुम्हें मिस नहीं करना है। अगर तुमने एक बार भी पढ़ रखा है तो इनफ है, नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ इसे पढ़ना। इसमें तुम्हें बताया है कि रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन सिर्फ ब्रीद करना नहीं है। हम सांस लेने को बोलते हैं कि रेस्पिरेशन, नो, दैट इज ओनली ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम एयर ले रहे हैं, एयर निकाल रहे हैं, एयर लेने से लंग्स में एयर जा रही है, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ रही है और ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुँच रही है।
सेल से CO2 कलेक्ट करके ला रहा है ब्लड, हमारे लंग्स को दे रहा है और उस CO2 रिच एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये तो ब्रीदिंग हुआ, बट ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्या ज़रूरत है ऐसे ही मज़े मज़े में कि हाँ भाई ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज करते रहो? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुँची है, इसी ऑक्सीजन से तो ये सारा काम होगा बच्चों। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इसी ऑक्सीजन से तो होगा। अगर मान लो ग्लाइकोलाइसिस हो जाता, क्रैब साइकिल हो जाता, क्या तुम्हें 38 ATP 36 ATP मिलते? नहीं, जब तक ETS नहीं होता तब तक नहीं मिलते। और ETS में ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर ETS। बिना ऑक्सीजन के ETS ATP बना के ही नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया? चीफ ऑफिसर है, इसके बिना डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, डन है क्या? तो रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी विद इन द सेल। सेल के अंदर जो एक्चुअल में रेस्पिरेशन का पार्ट हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी एक स्टेप में रिलीज नहीं होती। इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बनाया गया? जिससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाए और ATP का फॉर्मेशन हो। ठीक है, समझ में आ गई क्या तुम लोगों को बात? या आप ऐसा भी कह सकते हैं रेस्पिरेशन को ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है, पायरूवेट बन रहा है, फिर कुछ और टूट के कुछ और बन रहा है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किन चीज़ों का ऑक्सीडेशन होता है अभी बताया मैंने तुम्हें, प्रेफरेबली कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज का होगा। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो सेल्स प्रेफरेंस देती है फैट्स को, फैट्स भी अवेलेबल नहीं है तो सेल प्रोटीन्स को यूज़ करती है, विच इज़ अ डैमेजिंग कंडीशन फॉर बॉडी। हमारी बॉडी में कभी भी इतनी फास्टिंग स्टेट में हमें नहीं रहना चाहिए कि ग्लूकोज भी यूज़ हो गया, सारा फैट भी यूज़ हो गया और प्रोटीन यूज़ करनी शुरू कर दिया आपकी बॉडी ने, क्योंकि प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना। आजकल बच्चे बहुत डाइटिंग करते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इट्स गुड कि आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, बट भूखे रहना या अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाना तो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि फिर आपकी सेल्स, उन्हें तो ATP चाहिए, प्रोटीन यूज़ करना शुरू कर देंगी। ठीक है, एंड इवन प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक, ये सब एसिड्स तो होते ही हैं, इनको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स करते हैं इनको यूज़, इसलिए मैंने लिखा है इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, हमेशा नहीं होता ऑर्गेनिक एसिड्स का। ठीक है, तो किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकते हैं। अभी जो बताई मैंने तुम्हें, ध्यान रखना, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर प्रोटीन, CLP। डन, क्लियर? चलिए नाउ, हाँ, फिर इसमें आपको थोड़ा सा प्लांट्स के ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में दे रखा है। जैसे हमारे में तो आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पता है, प्लांट्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो प्लांट्स कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं? वी ऑल नो, प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि स्टोमेटा सिर्फ लीव्स पर होते हैं, ऐसा भी नहीं है बच्चों। ना सिर्फ लीव्स पे, बल्कि जब तक स्टेम और उसकी ब्रांचेस ग्रीन होती हैं तब तक उन पे भी स्टोमेटा होते हैं। रूट्स में स्टोमेटा नहीं होते, रूट्स डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करती हैं, रूट हेयर कट से डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एंड जब स्टेम वुडी ग्रोथ कर लेता है तब रेस्पिरेशन कैसे करता है? सेकेंडरी ग्रोथ से। स्टेम में आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ अब डिटेल में आप नहीं पढ़ते, बट मैंने आपको बता रखा है, कुछ ऐसे लेंस शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बार्क में आपने देखा होगा, ट्रीज की जो बार्क होती है, दैट इज लेंटिसल्स। तो व्हाट आर द ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स? स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। ठीक है, क्लियर? देन फिर यहाँ पे 3 रीजंस भी समझा रखे हैं कि प्लांट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस देन अस। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमें लगता है कि यार हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और प्लांट्स में हमने बचपन से उल्टा पढ़ा है कि प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। पर आप हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि प्लांट CO2 लेकर O2 जो दे रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि ये एक प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल एनवायरनमेंट से CO2 ले रही है और O2 दे रही है, तो ऐसा वो रेस्पिरेशन में नहीं करते बच्चों। दिस इज फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करते हैं, अभी हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, तो CO2 ले रहे हैं और लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही है उसको दे रहे हैं। पर प्लांट्स ने भी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया है क्या ग्लूकोज बना के प्लांट्स का ATP फॉर्मेशन पूरा हो गया? प्लांट सेल भी तो हमारी तरह एक सेल है, उसे भी तो मेटाबॉलिज्म करना है, उसे भी तो ATP चाहिए। तो प्लांट सेल जितना ग्लूकोज बनाती है उसको स्टोर तो करती है हमें अवेलेबल कराने के लिए, फूड चेन को आगे बढ़ाने के लिए, बट इसमें से कुछ ग्लूकोज ये प्लांट सेल यूज़ भी करती है। इसी प्लांट सेल में, प्लांट सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, इसी प्लांट सेल में ये ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है,
फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वही पहले पहले मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर मत करो, वही सेम जो अभी बताया मैंने तुम्हें कि ये जो ग्लूकोज है वो पहले पायरूवेट में टूटेगा, फिर पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, है ना, फिर वो क्रैब साइकिल ईटीएस वगैरह सब चलेगा और फिर उससे बनेगा एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना कर देगा प्लांट सेल को, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल और ईटीएस चल रहा है तो मतलब CO2 भी बन रही है, और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को तो O2 भी चाहिए फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, चाहे लास्ट स्टेप पर ही चाहिए, ईटीएस पर चाहिए तो सही। यानी प्लांट्स को भी हमारी तरह सांस लेने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए या फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए O2 चाहिए और CO2 निकलेगी। पर क्यों हम ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ होती है प्लांट में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बन रही है ना बच्चों, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बाहर निकल जाएगी, पूरी बाहर नहीं निकल रही, इसमें से बाकी की जो कुछ ऑक्सीजन पहले वो खुद ही अपने माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ कर लेंगे और जो बची है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह CO2 इतनी ही बनती है जो पूरी की पूरी प्लांट में ही यूज़ हो जाए फोटोसिंथेसिस में, एक्स्ट्रा नहीं बनती कि उसे बाहर निकालना पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेट एक्सचेंज है गैसेस का प्लांट्स में वो ये रहता है जो फोटोसिंथेसिस का है। और आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि अगर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक में CO2 चाहिए O2 बनेगी, दूसरे में O2 चाहिए CO2 बनेगी, और ये नेट एक्सचेंज हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की रेट ज़्यादा है और रेस्पिरेशन की कम है, तो इसीलिए CO2 ज़्यादा चाहिए, तो वो ये वाली भी CO2 ले लेते हैं और जो बाकी की रिक्वायरमेंट है उनको बाहर से भी लेनी पड़ती है, और O2 भी ज़्यादा बनती है तो उस O2 को वो यूज़ भी कर लेते हैं और जो बचती है वो निकाल भी देते हैं। सब नेचर का गेम है ये। देखो नेचर ने कितना फैंटास्टिक तरह से, ब्यूटीफुल तरह से तुम लोगों के लिए चीज़ें सेट की है, सबके लिए चीज़ें सेट की है, ठीक है। और हम इन्हीं प्लांट्स को भूल गए हैं, है ना। हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल में कहाँ हमें पड़ी है कि हमारे घर में या आसपास कहीं भी प्लांट्स अगर सूखे हों तो उनको थोड़ा सा निकल के पानी वानी दिया करो। इन चीज़ों से तुम्हें अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा और यू विल बी इन टच विद प्लांट। फिर तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी बुरी भी नहीं लगेगी, तुम्हें समझ आएगा कि कैसे प्लांट्स वर्क करते हैं, ठीक है। बॉटनी से फिर तुम डरोगे नहीं, बॉटनी से प्यार करने लगोगे, ठीक है। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आ गई ना तुमको कि कैसे O2 CO2 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये बोला है कि प्लांट्स में बहुत लिटिल गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब प्लांट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ही कम है। तो कुछ रीज़न समझाएं कि क्यों प्लांट्स को हमारी जितनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्यों? मैंने लिखा कि प्लांट्स हैव वेरी लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि देखो हम तो भागते दौड़ते इतने सारे काम करते हैं, प्लांट्स में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। हमेशा नर्वस सिस्टम चलता रहता है, किडनीज में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म चलता रहता है, ये सब है क्या प्लांट्स में। इसीलिए नेचर ने प्लांट्स को मिनिमम सिस्टम्स दिए हैं जो उनके लिए और उनसे ज़्यादा दूसरों के लिए ज़रूरी हैं, बाकी सिस्टम्स ही नहीं दिए। तो प्लांट्स हैव वेरी लो एनर्जी डिमांड, सबसे पहली बात, ठीक है। प्लांट्स हैव वेरी लो एनर्जी डिमांड, और जो एनर्जी डिमांड है, जो ऑक्सीजन डिमांड है उनकी, हर पार्ट अपनी अपनी ऑक्सीजन नीड खुद पूरी करेगा। लीफ अपने स्टोमेटा से, स्टेम अपने स्टोमेटा से, रूट अपने रूट हेयर से, ठीक है। क्लियर? एंड एक रीज़न और लिखा है कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर भी लेगा प्लांट, जब स्टेम मोटा हो जाता है तो उस मोटे स्टेम में, अब अगेन वही वाली चीज़ है, सेकेंडरी ग्रोथ आपके कोर्स से हट गया, बट आप इतना सा ध्यान रखना बच्चों कि जो स्टेम जब मोटा हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ करके, तो एकदम इनर साइड पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डेड टिश्यू मिलेगा, लगभग वहाँ पे जाइलम होता है, जाइलम में ज़्यादातर सेल्स डेड होती हैं, तो अंदर तक ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, बाहर की कुछ लिविंग, बाहर कॉर्क भी डेड होता है, कॉर्क और जाइलम के बीच में कुछ लिविंग टिश्यूज होते हैं, बस उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो लेंटिसिल से मिल जाती है, ठीक है। तो प्लांट्स में सब इंतजाम है कि कैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वही सब यहाँ पे समझाया है, ठीक है। डन। फिर तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस आ गया, जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में रिवाइज करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ना, इससे तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं, तो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2023 में आया है बच्चों इससे क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है ना। ये असर्शन है आपका, ये रहा असर्शन, और ये फिर उसके बाद रीजन है, ठीक है। पहले असर्शन पढ़ लेते हैं हम। असर्शन है ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सीधा ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल में चला गया ये क्वेश्चन। यू नो ग्लाइकोलाइसिस को कॉमन पाथवे कहते हैं, सबको पता है क्या? लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा तो लिख देना। क्यों कहते हैं कॉमन पाथवे? अभी अभी बताया मैंने तुम्हें,
एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। अगर ग्लूकोज सेल में एंटर किया है तो सबसे पहले वो पायरूवेट में टूटेगा, दैट्स वाई इट इज कॉमन पाथवे। दूसरा इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पाथवे को बताया था, एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस। ठीक है, क्लियर है? ओके। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, क्योंकि क्रैब साइकिल ईटीएस तो उन्हें करना नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, कहाँ होता है? व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म। क्या है इसकी डेफिनेशन? इसमें एक तरह से बोलते हैं ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तुम कहोगे मैम ऑक्सीजन तो यूज हुई नहीं, आप ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हो? ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकडाउन भी होता है। ग्लूकोज टूटा ना पायरूवेट में, तो वो ब्रेकडाउन ही है। और क्योंकि पार्शियल वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप तब यूज करते हो जब CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो रहा हो। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो यहाँ तो ऐसा कुछ प्रोड्यूस हुआ नहीं, यहाँ तो लास्ट में पायरूवेट प्रोड्यूस हुआ है। दैट्स वाई चाहे से ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, स्टिल इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं फूड का। चाहे एनारोबिक में करवा लो चाहे एरोबिक में करवा लो, एकदम सेम पाथवे है। क्लियर? ठीक है। प्रोडक्ट्स अगर पूछ लें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट एंड ATP NADH2 अकॉर्डिंगली, एरोबिक पूछा है, एनारोबिक पूछा है। डन। एक और स्पेशल लाइन है यहाँ पर, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स में, मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जब कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बना तो दूसरे पार्ट्स में ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं गया, बल्कि ग्लूकोज पहले सुक्रोज में बदलता है, फिर उसको फ्लोएम में लोड कर देते हैं फूड पाइप में, और फिर फ्लोएम के थ्रू वो दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। फिर वहां जाकर सुक्रोज को वापस ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, तभी जाके तो काम चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो सुक्रोज जब प्लांट सेल्स में पहुंचता है, विच इज द, देखो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ लिखा है द ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज को नहीं मानते, जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा वहाँ लिख देना तुम, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट किसको मानते हैं? सुक्रोज को माना जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, या फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रखा होगा, तो स्टार्च या सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। तो स्टार्च से तो ग्लूकोज बनाना आता है, सुक्रोज से कैसे बनाते हैं? सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर सब बच्चे ये रिएक्शन लिख कर रखेंगे। सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज प्लस माल्टोज बनता है बच्चों, सॉरी माल्टोज नहीं, फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज माल्टोज तो खुद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ओके, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं बच्चों, इसलिए जो एंजाइम इस प्रोसेस में काम आता है उसका नाम है इन्वर्टेज। क्या है उसका नाम? इन्वर्टेज। क्लियर? इन्वर्टेज। ये डाइसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, इंडिविजुअल मोनोमर्स, ये डाइमर है, 2 मोनोमर्स से मिलकर बना है। ओके, और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं देन इट स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लूकोज है वो तो यहीं से स्टार्ट करेगा और फ्रक्टोज यहाँ से स्टार्ट करता है। फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फिर एंटर करता है। ग्लूकोज को एंटर करना है तो ग्लूकोज को भी पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलना पड़ेगा, फिर ये अल्टीमेटली फ्रक्टोज में बदलेगा। ओके, ठीक है, बट फिर भी जो मेन सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। ओके, क्लियर है क्या? इसीलिए फ्रक्टोज इज अ फ्रूट शुगर, पता है ना आपको? हम बोलते हैं ना कई बार फ्रूट शुगर्स, फ्रूट्स खाने से फटाफट एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज की फॉर्म में ही है शुगर, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है। फटाफट आपने फ्रूट जूस पिया, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हुआ, उसमें थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी होगा, वो एब्जॉर्ब हुआ और फटाफट सेल्स में पहुंचकर ग्लाइकोलाइसिस शुरू कर देगा। अगर हम कोई और फूड खा रहे हैं, पहले स्टार्च है तो उसका प्रॉपर अलग अलग जगह डाइजेशन होगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर जाके वो सेल्स को मिलेगा। डन। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला ग्लूकोज है प्रेफरेंस, फिर नहीं है तो फ्रक्टोज है। डन, ठीक है क्या बच्चों? ये ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसके सभी स्टेप्स को हमने शॉर्ट फॉर्म करके लर्न किया था कि भाई ग्लूकोज से देखो, अब वो जो क्वेश्चन हमारा है ना कि हम कह रहे हैं कि शुरू में 2 ATP खर्च क्यों हुए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ना एक फॉस्फेट को जोड़ना था। तो ग्लूकोज को जो फॉस्फेट दे रहा है ना, वैसे फॉस्फेट कहीं और से भी मिल सकता था, बट जो भी नेचर ने सेट किया है, ATP को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ATP को कह रहे हैं कि यार हम 38 ATP बनाने वाला है ग्लूकोज आगे जाकर, तो वो कह रहा है कि पहले तुम एक ATP का खर्चा करो तब मैं तुम्हें 38 ATP बना के दूंगा। तो सबसे पहले शुरू में ATP बनता नहीं है बल्कि ATP टूटता है। तुम खुद सोचो, अगर ATP टूटेगा तो ADP प्लस फॉस्फेट बनेगा क्या? तो बस यही फॉस्फेट जाके ग्लूकोज से जुड़ जाता है और ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जुड़ के
6 फॉस्फेट बना देता है। ठीक है क्या? फिर ये अपने एक आइसोमर में बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फिर से इसने कहा कि एक एटीपी का और खर्चा करो, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी खर्च होते हैं। एक और एटीपी का खर्चा होता है, एक और फॉस्फेट रिलीज होता है, वो फर्स्ट कार्बन पे जाके जुड़ जाता है तो 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। सिंपल। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन शुरू होता है। अभी तक सारे कंपाउंड 6 कार्बन वाले थे, अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड्स में। देखो कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड है, तुम पहले भी मिल चुके हो इससे, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी तो पहचान जाओगे, 3PgAl। याद आया? जब कैल्विन साइकिल में RuBp ने CO2 से जुड़कर PGA बनाया था, फिर PGA PgAl में बदला था। यहाँ उल्टा होगा, PGA PgAl में बदला था ना वहाँ, यहाँ पहले PgAl बन गया और PgAl देखो किस में बदल रहा है, पढ़ो उसका नाम क्या लिख रहा है, 1,3-डाई-PGA। बाई PGA बोल दो, डाई PGA बोल दो, एक ही बात है। बिस PGA बोल दो, डाई PGA बोल दो। ये डाई PGA किस में बदल रहा है, देखो 3PGA में आ गया, वही 3PGA कैल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट। उस 3PGA ने 3PGAl बनाया था, यहाँ उल्टा चल रहा है सब कुछ। 3PGAl पहले इसमें बदला, फिर 3PGA में बदला, और 3PGA किस में बदल रहा है, देखो अपने सिर्फ एक आइसोमर बना रहा है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है, उसकी जगह सेकंड कार्बन पे जाके शिफ्ट हो गया, 2PGA बन गया। फिर 2PGA से क्या बन रहा है, PEP से भी तुम मिल चुके हो, पहले PEP से भी तुम मिल चुके हो, याद करो। C4 पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, मीजोफिल सेल्स में बाहर कौन बैठा था जो CO2 को पकड़ता है, यही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो PEP किससे रीजनरेट हुआ था, पायरुवेट से हुआ था। यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है, PEP लास्ट में छुप गया है, PEP ही लास्ट में पायरुवेट बना रहा है। दैट्स इट, ये हो गया आपका पूरा ग्लाइकोलाइसिस के सारे प्रोडक्ट्स, आराम से याद हो सकते हैं। यहाँ एक एडिशनल स्टेप और है कि 3PGAl अपने एक आइसोमर में चेंज होता रहता है जिसका नाम है DHAP, DHAP। रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, फिर अल्टीमेटली यहीं से आगे बढ़ता है ये प्रोसेस। तो तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस के आराम से प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, बाय प्रोडक्ट्स जो भी हैं इसके, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का उसको, ठीक है, क्लियर है क्या? और एटीपी का खर्चा भी देख लो, यहाँ तक तो सब कुछ 1-1 से चल रहा था ना बच्चों, यहाँ के बाद यहाँ पर भी 2 लिखना चाहिए। अच्छा ये 2 लिख दिए इसलिए इन्होंने 2 नहीं लिखा, ठीक है, अगर 1 लिखोगे तो फिर 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ से सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, PEP भी 2 बनेगा, तो पायरुवेट भी 2 बनेगा। डन। तो यहाँ तो 2 ATP खर्च हुए टोटल, पर यहाँ पर देखो आप, जब ये 1,3-डाई-PGA 3PGA में बदला तो एक फॉस्फेट निकला ना, उस फॉस्फेट को ADP ने पकड़कर ATP बना दिया, यानी यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ है, दिस स्टेप, जब ये इसमें बदला है। और जब 2PGA किस में बदला है, PEP में, सॉरी PEP पायरुवेट, लास्ट स्टेप जो है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में से फॉस्फो हटा दो, इनॉल हटा दो, तो पायरुवेट बच जाएगा। तो फिर से फॉस्फो निकला और ADP ने ATP बना दिया, यानी 7th और 10th स्टेप पर ATP का फॉर्मेशन होगा। हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली 4 ATP बने, पर नेट गेन क्या है, क्योंकि 2 ATP खर्च हुए हैं तो 4 - 2 2 ATP इज द नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को हम नहीं देख रहे तो, ठीक है। और NADH2 का ना मैंने $2 भी बनते हैं, वो यहाँ बनते हैं। जैसे ही ये 3PGAl इसमें बदल रहा है, देखो ये तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो बच्चों, एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है। जैसे कैल्विन साइकिल में एसिड एल्डिहाइड में बदला था तो NADH2 का खर्चा करवाया था, वो रिड्यूसिंग एजेंट था। यहाँ एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड का। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, NAD+ ने इलेक्ट्रॉन पकड़े, 2 हाइड्रोजन आयन उठाए, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े और NADH2 बना दिया। तो वहाँ NADH2 का खर्चा हुआ था, यहाँ NADH2 बना दो, बस वहाँ डायरेक्टली इन दोनों के बीच में हुआ था, यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट और है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या क्या मिला हमें, ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2 मिले, टोटल 2 ATP मिले और लास्ट में 2 पायरुवेट बने, क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से कर सकते हो। एक चीज़ और, वैसे हर स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम का नाम याद करना होता है, बट अब वो कोर्स से हट गया है, तुम्हें सिर्फ पहले स्टेप पे यूज एंजाइम का नाम याद करना है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। और इस हेक्सोकाइनेज का एक कोफैक्टर है,
एक दोस्त जिसके बिना ये काम नहीं करेगा, मेटल आयन याद आ रहा है, बायोमोलिक्यूल में पढ़े थे हमने, दैट इज मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये रहा, और क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ भी थ्योरी में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट याद है तो तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस पूरा रिवाइज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। देखो ये पूछा है तुमसे, हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 2 एटीपी डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को मिलाकर पूछते तो 2 इसके 6 NADH2 से बनते, यानी 2 और 6 8 एटीपी होता। क्लियर? वो तुम्हें अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? पायरूवेट। व्हाट इज द फेट ऑफ पायरूवेट? इस पायरूवेट का आगे जाकर क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है या एरोबिक कर रही है। अगर सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, अगर सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है तो पायरूवेट कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता बच्चों, ध्यान रखना। पायरूवेट साइटोप्लाज्म में ही रहता है, और फिर साइटोप्लाज्म में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ सेल्स लास्ट में लैक्टिक एसिड बनाती हैं, कुछ सेल्स लास्ट में अल्कोहल प्लस CO2 बनाती हैं। बहुत आसान है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन प्रोडक्ट है, अल्कोहल में तुम्हें पता है C2H5OH बनता है, थाइल अल्कोहल है यहाँ पर, तो 2 कार्बन है तो इसके 3 कार्बन बैलेंस करोगे, ये 3 कार्बन है तो साथ में CO2 बनेगी। कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमें याद नहीं रहता कि CO2 लैक्टिक एसिड के साथ बन रही है या अल्कोहल के साथ बन रही है, तो कार्बन बैलेंस कर दो, याद हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पर फर्मेंटेशन 2 तरह का होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो पायरूवेट के 2 फेट तो ये हो गए। लैक्टिक एसिड जनरली उसमें होता है दही बनाने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। हमारी मसल्स में अगर एनारोबिक होने लगे तो भी लैक्टिक एसिड बनता है। अल्कोहलिक कहाँ होता है? सबसे कॉमन एग्जांपल यीस्ट में होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंट, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, इवन अल्कोहलिक ज़रूरी नहीं है सिर्फ यीस्ट में ही हो, बट उनके नाम नहीं दिए हैं तुम्हारे। और तीसरा फेट, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली सेल है, मोस्ट ऑफ द सेल्स एरोबिक करती हैं बच्चों, एनारोबिक के तो बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो फिर पायरूवेट हैज़ टू एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन होगी, देन क्रैब साइकिल होगा, देन ETS होगा, और इन सब के थ्रू CO2 बनेगी, वाटर बनेगा एंड ATP बनेगा। ये वाटर भी ETS में बनता है। ठीक है, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, ATP बनेगा। दैट्स वाई इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड वाटर। तो क्योंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 एंड वाटर बना, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल। ठीक है, आराम से समझ में आ गई चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये कह रहा है ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। पहले और तीसरे स्टेप पर यूज हुआ था, 7th और 10th पर मिला हमें। ठीक है, फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज। फर्स्ट ATP किस में यूज हुआ था? देखो, जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ATP तब यूज हुआ था जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जा रहा था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब यहाँ पर देखो 2023 का ही क्वेश्चन है, बट डिटेल में से क्वेश्चन आया है उठ के, कम आता है बट आ गया 2023 में। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, बोथ आर ट्रू। और यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये ATP इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, ATP का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा, इनका ग्लूकोज और इनका हो रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 3। नेक्स्ट पर आए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। बताओ, ये कह रहा है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है ना, सबसे पहला स्टेप, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इट इज कैटलाइज्ड बाय। देखो आ गया ना, 2019 में क्वेश्चन एंजाइम के नाम पे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। बट तुम्हें सारे 10 स्टेप्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है एंजाइम्स का, बस ये फर्स्ट वाला ही याद रखना। ये बाकी के एंजाइम्स हैं जो अलग अलग जगह यूज होते हैं। देन 2019 में आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी मैंने तुम्हें शॉर्ट में जब यहाँ पर समझाया कि अलग अलग जगह NADH2 बन रहा है,
यहाँ भी बन रहा है, क्रैब्स साइकिल में भी बन रहा है। तो कैसे बन रहा है NADH2? जब NAD+ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर NADH2 बना रहा है। सो यहाँ तुमसे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+? तो इट फंक्शन एज एन एंजाइम? नहीं, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर हो सकता है, बट फिर भी मैं और स्टेप्स देखना चाहूँगी। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस? नहीं, इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक मिनट रुको ज़रा, अगर हम यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें ना बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें ना, तो लास्ट में NAD+ प्रोड्यूस होता है। नहीं, यही होगा इसका। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर? कहेंगे मैम कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर? बहुत सिंपल है बच्चों। NAD+ हमेशा ध्यान रखो, जब भी NAD+, मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बताया था तुम्हें, NAD+ क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाता है, 2 हाइड्रोजन आयन्स उठाता है, और क्या बनाता है देखना, एक इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी फुलफिल होती है, एक से इसकी होती है। तो NAD+ की जगह NAD आ गया, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी भी फुलफिल हो गई, NADH हो गया, और एक हाइड्रोजन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया। तो NAD+ जब इनसे जुड़ता है तो NADH, या इसको कई बार NADH2 भी लिख देते हैं, बनता है। तो NAD+ एक्चुअली कर क्या रहा है पता है तुम्हें? NAD+ इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है NADH2 की फॉर्म में। और जब मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि अगर NADH2 को रुपीज़ में बदलना है, ATP में बदलना है, तो इट हैज़ टू कॉन्टैक्ट विद इनर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन से बात करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये NADH2 इनर मेम्ब्रेन के पास जाता है ना, तो जैसे ही इनर मेम्ब्रेन को टच करता है, तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जैसे ही इनर मेम्ब्रेन को टच करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने अब तक कैरी कर रखे थे ना, उन्हें छोड़ देता है, उन्हें दे देता है। मैंने तुम्हें शुरू में कहा ना कि NADH2 और FADH2 जब इनर मेम्ब्रेन पे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो अब तक जिन इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरी करके ला रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है मान लो, तो NADH2 इसको दे देगा कि लो तुम इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाओ और ATP का फॉर्मेशन करके सेल को दो। ठीक है, तो बेसिकली NADH2 क्या कर रहा है बच्चों, NAD+ क्या कर रहा है, NAD+ अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को उठा के एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नाउ अब फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन हैं। ग्लाइकोलाइसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं आए, जो आए हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन में तुम्हें ज़्यादा कुछ अलग से नहीं याद रखना है। फर्मेंटेशन का सिंपली मतलब है, जो मैंने अभी तुम्हें कहा कि पायरूवेट, अगर एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रही तो पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स इस पायरूवेट को तोड़ेंगे, दैट इज सिंपली फर्मेंटेशन, नथिंग एल्स। ये देखो, ये पूरा तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे बताया बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये ग्लूकोज, फिर वही PGL, फिर PGA, PEP और फिर ये पायरूवेट, और ये ऐसे 5 स्टेप में नहीं होता, ये पूरा 10 स्टेप वाला सेम प्रोसेस है, बस उसको शॉर्ट में करके लिख दिया। ठीक है, वही 2 ATP खर्च होंगे, 4 बनेंगे, 4 - 2 ATP का नेट गेन होगा, और इस वाले स्टेप पर NADH2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 NADH2 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पायरूवेट बनेंगे, सब कुछ सेम है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे है ही फर्मेंटेशन का, और लास्ट में इस पायरूवेट को बस तोड़ देना है। अब ऐसे तो रखेंगे नहीं इस पायरूवेट को, इसको तोड़ देना है फर्मेंटेशन खत्म करने के लिए। तो पायरूवेट या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथेनॉल प्लस CO2 बनाएगा। ये 3 कार्बन प्रोडक्ट है, ये 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन हो गई, ये खुद 3 कार्बन है, यू नो दैट। ठीक है, किस बात पे डिपेंड करेगा कि पायरूवेट लैक्टिक एसिड बनाएगा या इथेनॉल बनाएगा? ये डिपेंड करेगा कि किस सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और उस सेल के पास कौन सा एंजाइम है। यहाँ पर एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं तुम्हारी बुक में, ये देखो, एक एंजाइम तो दे रखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अगर पायरूवेट लैक्टिक एसिड बना रहा है तो वो तब बनाएगा जब इस सेल के पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होगा। डिहाइड्रोजनेज नाम से ही पता चल रहा है क्या करा जा रहा है यहाँ पे। ये जो NADH2 बना था ना बच्चों, ये अब ये डॉलर रुपीज़ में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता क्योंकि एनारोबिक चल रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। तो इस NADH2 को यहाँ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे। NADH2 वापस NAD+ में बदल जाएगा, अपने हाइड्रोजन पायरूवेट को दे देगा, पायरूवेट हाइड्रोजन्स को पकड़ के लैक्टिक एसिड बना देगा। यानी एक्चुअली पायरूवेट का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन वाइज हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बट लास्ट स्टेप पर पायरूवेट रिड्यूस हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना?
NaDH2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना, यही NaDH2 यूज हो गया। एक पायरूवेट के लिए एक, तो दो के लिए दो यूज हो गए। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान रखना। एंड अगर हम इसकी बात करें कि पायरूवेट इथेनॉल और CO2 बनाता तो क्या होता, तो तुम्हारी बुक में है ना, तुम्हारी बुक में ये एक ही स्टेप में दिखाया है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता, शायद 2 एरो इन्होंने इसलिए लगाए हों। पायरूवेट जब टूटता है तो पहले बीच में एसिटिक एसिड एंड CO2 बनती है, फिर बाद में इथेनॉल बनता है। पायरूवेट जब टूटता है तो पायरूवेट के टूटने से पहले एसीटेट प्लस CO2 बनती है। एसीटेट 2 कार्बन प्रोडक्ट है तो बट ऑब्वियस CO2 यहीं पर निकल जाएगी, और फिर एसीटेट से CO2 यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कॉमन प्रोडक्ट्स लिखे हैं ना, इसलिए यहाँ लिख दिया, और फिर इथेनॉल बनता है। एसिटिक एसिड से इथेनॉल बनता है। एसिड से अल्कोहल बनना, एसिड से एल्डिहाइड बना दो चाहे अल्कोहल बना दो, रिडक्शन है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। तो इसी स्टेप पर फिर से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है NaDH2, जो वापस NAD+ में बदल जाता है। तो बेसिकली लास्ट स्टेप पर पायरूवेट का टूटना इज अ रिडक्शन, एंड रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NaDH2। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या तुमको, लिखा है ना द रिड्यूसिंग एजेंट NaDH2 विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+। इसने खुद के वो दे दिए इलेक्ट्रॉन्स और वो सब दे दिए, तो ये खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, इसका तो रिडक्शन कर रहा है, बट खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रीऑक्सीडाइज होकर NAD+ बना देगा, ये NAD+ वापस ग्लाइकोलाइसिस में काम आ जाएंगे। ठीक है, डन है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है, तो एंजाइम भी 2 चाहिए होते हैं बच्चों। कौन से 2 एंजाइम चाहिए होते हैं, देखो नाम लिखा हुआ है। पहला एंजाइम है जब पायरूवेट से CO2 निकाली जा रही है, तो पहले एंजाइम का नाम है पायरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरे एंजाइम का नाम है एसीटेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एक में सबस्ट्रेट के बेस पर नाम है, एक में प्रोडक्ट के बेस पर नाम है, कोई बात नहीं। पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ से निकालकर इसको दे देंगे जिससे ये अल्कोहल बना दे। सिंपल, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कब एक एंजाइम चाहिए, कब 2 एंजाइम चाहिए, जिसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और एंजाइम भी 2 चाहिए, पहले डिकार्बोक्सिलेज बाद में डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन तब होता है हमें नीट में, एक और एंजाइम इस चैप्टर में है जिसका नाम है पायरूविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखो इसका नाम है पायरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज तो बाद में आएगा यहाँ पर, जिसका नाम है इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज। बट एक और एंजाइम है जिसका नाम है पायरूविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये वाला एंजाइम बच्चों लिंक रिएक्शन में पढ़ोगे तुम, तो तुम कोई ट्रिक बना लेना जिससे तुम्हें ध्यान रहे, क्योंकि दोनों में पायरूवेट आ रहा है और लिंक रिएक्शन में भी CO2 निकलती है, लिंक रिएक्शन में भी CO2 निकलती है, तो फिर हमें लगता है कि यार डीकार्बोक्सिलेज वहाँ भी हो सकता है, तो तुम्हें खुद से कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी कि लिंक रिएक्शन में डिहाइड्रोजिनेज है और ये जो फर्मेंटेशन है उसमें ये डीकार्बोक्सिलेज है। जैसे भी तुम बनाओ, मैंने कोशिश की थी, मुझे कोई खास ट्रिक्स में है नहीं ऐसे कि मुझसे बन सकें, पर अगर तुम्हें कोई अच्छी सी ट्रिक है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई, मैं तुमसे शेयर भी कर देती हूँ कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को याद रखने का सिंपल तरीका है कि H फॉर हीटर, विंटर्स में हम हीटर यूज़ करते हैं तो H फॉर हाइबरनेशन, हीटर फॉर हाइबरनेशन, यानी हाइबरनेशन विंटर्स में होता है, और समर्स में हम AC यूज़ करते हैं तो A फॉर एस्टिवेशन, यानी समर्स में समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, और भी जब भी जो भी तुम लोग मज़ेदार ट्रिक्स यूज़ करते हो उससे सबकी हेल्प हो सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट लेक्चर देख रहा है जिसने ये ट्रिक बताई तो थैंक यू वेरी मच सभी की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या हम समझ में आ गया आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, और इस पूरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ सेल को 2 ATP मिले, एक ग्लूकोज का खर्चा करने से 2, जबकि एरोबिक में 36 या 38 ATP मिलते। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड। सिर्फ कितनी पूछ सकते हैं आपसे, लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज हुई, और वो भी हम पूरी ATP की फॉर्म में ट्रैप नहीं कर पाए। ऊपर से हैजार्डस केमिकल्स और बन गए, एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया, जिनको मेटाबोलाइज करने में सेल को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ एक इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि यीस्ट में चल रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यीस्ट के सेल्स के अंदर जब ये प्रोसेस चलता है बच्चों तो अल्कोहल बने जा रहा है, तो जब 13% अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ना, तो सोचो यीस्ट खुद ही मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो यीस्ट के लिए 13% से ज़्यादा की अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इज़ पॉइजनस, और इसीलिए जो नेचुरल फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल्स बनाए जाते हैं उनमें कभी भी 13% से ज़्यादा अल्कोहल हो ही नहीं सकती। अगर ज़्यादा है तो फिर वो बाद में डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बढ़ाई गई है।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। डन, क्लियर। चलिए देखें जरा फर्मेंटेशन के क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 2022 में आया है, ये देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंट। चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे अल्कोहलिक हो, आंसर सेम रहेगा, लेस देन 7%। 2014 में आया है सीधा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। CO2 किस में रिलीज नहीं हुई थी, अभी देखा तुमने, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ये रहा लैक्टेट फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो होती है CO2 रिलीज, क्रैब साइकिल में तो होती है CO2 रिलीज, अल्कोहलिक में भी होती है, लैक्टेट में नहीं होती। ठीक है, देन कंफ्यूजन हो तो बहुत इजीली याद कर सकते हो तुम, अल्कोहल में 2 कार्बन है तो CO2 बनेगी, लैक्टिक एसिड में भी 3 है, पायरूवेट में भी 3 है, तो CO2 बनाने का स्कोप ही नहीं है। सेम क्वेश्चन 2 ईयर्स में आया हुआ है, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस in which substrate is oxidized without an external electron acceptor। क्या क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एक तुम्हें ऐसा प्रोसेस बताना है इनमें से जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट उसमें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको कह रहे हैं, ये NAD+ को कह रहे हैं क्या, NAD+ को कह रहे हैं क्या, क्या ऑप्शन चूज करें इसमें हम, भाई NAD+ ग्लाइकोलाइसिस में तो हुए थे यूज, तभी तो NAD+ से NADH2 बना था। फर्मेंटेशन में हो सकता है, क्योंकि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी खूब सारे NADH2 बनते हैं, आप देखते हो ना, NAD+ इलेक्ट्रॉन पकड़ता जाता है, NADH2 बनाता जाता है, भी बताया मैंने, तो इन दोनों में तो डेफिनेटली बन रहा है। फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ही नहीं है तो गलत हो गया, तो बचा फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन में NAD+ यूज नहीं हुआ था बल्कि प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नाउ अब एरोबिक रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस आ गए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये चैप्टर छोटा है तो इसमें कम ही क्वेश्चंस होंगे बच्चों, हाँ कम ही क्वेश्चंस है ना, कोशिश करते हैं इसी सेशन में खत्म करने की, ज़्यादा है नहीं कुछ। चलिए, नाउ आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल। TCA साइकिल समझ गए ना आप, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आपको एक ऐसा स्टेप चुनना है जिसमें ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ हो। ये ऑक्सीडेशन वर्ड बार बार आ रहा है ना बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना बच्चों, अगर A B में बदल रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा NAD+, और इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर ये बनाएगा NADH2, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा और साथ में हाइड्रोजन आयंस उठाएगा। तो हर वो स्टेप जहाँ NADH2 बन रहा है वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन हुआ है, और जहाँ NADH2 नहीं बन रहा है या FADH2 नहीं बन रहा, वहाँ पे आप मान सकते हो कि ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ, सिर्फ चीज़ें एक से दूसरे में कन्वर्ट हुई हैं। समझ गए इसका लॉजिक क्या है, पूरा का पूरा एक्चुअली जो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, जो क्रैब साइकिल और ETS है, ये इसी बात पर टिका है। आपने ध्यान दिया है, शुरू में इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था जब चैप्टर पढ़ा रही थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन जो क्रूशियल इवेंट है वो है ही 2, एक तो है आपका ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल, और दूसरा है ETS। इन दोनों को देखो कैसे टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया है कि बेसिकली पूरे क्रैब साइकिल के दौरान होता क्या है, पायरूवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से बनकर आया है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, हर स्टेप पर कुछ स्टेप्स पर उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है तो हाइड्रोजन एटम भी रिमूव होते हैं। ठीक है, सो स्टेप वाइज रिमूव, हाइड्रोजन एटम के लॉस को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पायरूवेट का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है क्रैब साइकिल के दौरान, स्टेप वाइज रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का। और ये जो जब भी हाइड्रोजन एटम निकल, यहाँ पे साथ में लिख लेना, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिससे बीच बीच में लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 उसको हटा दो। अब देखो ETS में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिलीज हुए, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम
जब हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुए। इन्हीं रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किया जा रहा है। कहाँ पास ऑन किया जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन क्या शुरू कर देगी? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। और जब वो ईटीएस चलता है ना बच्चों, तो जब लास्ट स्टेप पर मैंने तुम्हें कहा ना एटीपी बनता है, तो उससे जस्ट पहले वाले स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स 4th पर ऑक्सीजन एज अ चीफ ऑफिसर आती है और उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर अपने साथ ले लेती है और वाटर बना देती है। यानी रेस्पिरेशन में पता है क्या होता है ईटीएस में? लास्ट में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है, हाइड्रोजन एटम्स को उठाती है और देखो 2H2O बनाती है। नहीं, ये तो एक ही बना, 2 के लिए तो फिर यहाँ सब कुछ डबल हो जाएगा। और ये देखो H2O बनाती है। बैलेंस हो गया क्या? अच्छा हाँ, इसको या तो हाफ O2 करो या इसे फुल लिख रहे हो तो फिर यहाँ 4 करो, यहाँ पे 2 करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी तुम देख रहे हो जस्ट उल्टा हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेकडाउन होता था, जिससे इलेक्ट्रॉन बनते थे, ऑक्सीजन गैस बनती थी और हाइड्रोजन आयन रिमूव होते थे। यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी बनती है। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बनती है, बाकी एटीपी की फॉर्म में बनती है और साथ साथ में वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी वाटर बन रहा है लगातार बाय रेस्पिरेशन, और लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है तो हमें पीना पड़ता है बार बार। कुछ एनिमल्स हैं, कैंगरू, रैट वगैरह, जो फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर बनाते हैं, उसी से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है ईटीएस का ही। तो वही स्टेप यहाँ समझाया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स वो उठा के लाए ना, पायरूवेट अलग अलग में बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन एटम्स को NADH2 ने उठा लिया, NAD+ ने उठाकर NADH2 बना दिया। फिर वो NADH2 जब इनर मेम्ब्रेन से जाके कॉन्टैक्ट करेगा तो उन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दे देगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन आती है, बोलती है लाओ अभी इलेक्ट्रॉन मुझे दो, हाइड्रोजन मुझे दो, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बना देती है और एक सिग्नल दे देती है कॉम्प्लेक्स 5th को। कॉम्प्लेक्स 5th कौन है? F0 F1 है, वो ऑक्सीजोम्स हैं, वो खुल जाते हैं, हाइड्रोजन ग्रेडियंट भी क्रिएट हो चुका होता है और एटीपी का फॉर्मेशन, वही हाइड्रोजन का हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हाट इज द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन which is the final electron acceptor या which is the final hydrogen acceptor ऑक्सीजन। जब तक ये स्टेप नहीं होगा तब तक F0 F1 खुलेगा नहीं, जब तक F0 F1 खुलेगा नहीं तब तक ATP बनेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। चाहे से ये सबसे आखिरी स्टेप पर काम आ रही है, बट जब तक ये नहीं होगी प्रेजेंट, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स 4th का काम पूरा नहीं होगा, 4th का पूरा नहीं हुआ तो 5th नहीं होगा, 5th नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। ठीक है, और एक तरफ तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लेकर वाटर बनाया, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस किया विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला स्टेप कहाँ होगा? मैट्रिक्स में, और ये वाला स्टेप कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन, कुछ भी लिखा आ सकता है। डन है क्या? समझ में आ गई तुम लोगों को बात? ये देखो, ये जो मैंने तुम्हें सबको समझाया ना, ईटीएस का डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये रहा, ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई है, पूरी ब्लू कलर से इनर मेम्ब्रेन है। ऐसे ये आउटर, ये इनर मत समझना तुम, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है। ये अगर ये ऐसे खड़ा कर दिया अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को, तो यहाँ मैट्रिक्स है और यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और यहाँ कहीं आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिख दिया। ठीक है, ये देखो, ये रहे वो सारे कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1st है ना, कॉम्प्लेक्स 3rd, अभी 2nd बताती हूँ क्यों नहीं लिखा, ये कॉम्प्लेक्स 4th, 1st 3rd 4th एंड ये है कॉम्प्लेक्स 5th। 5th खुद F0 F1 को 5th कहते हैं। ठीक है, और 2nd क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बात भी यहीं समझ लो तुम कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि NADH2 यानी डॉलर को भी रुपीज़ में बदलना है और FADH2 को पाउंड समझ लो, पाउंड को भी रुपीज़ में बदलना है। तो NADH2 जब इनर मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करता है, तो मैंने कहा था ना कि NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1st ने पकड़ा, ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया, चेन शुरू हो गई। अब 1st से वो इलेक्ट्रॉन 3rd के पास आते हैं। जब भी NADH2 स्वैप करेगा, मैं मतलब ऐसे समझाती हूँ बच्चों को कि NADH2 तुम समझ लो एक डॉलर्स का कार्ड है, उसे इनर मेम्ब्रेन पे स्वैप करना है और ATP बन के निकल जाएंगे, उसको घुसना नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो जब NADH2 स्वैप करेगा यानी कॉम्प्लेक्स 1st के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद 1st के बाद सीधा 3rd पे जाएंगे। 2nd का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है NADH2 वाले में। 3rd से फिर ये देख रहे हो आप सीधा 4th पे जाएंगे और 4th पे ऑक्सीजन दिख गई तुम्हें, ऑक्सीजन 4th से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेकर वाटर बना देगी और सिग्नल दे देगी कि भाई खोल दो। ATP यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो है,
हमेशा खाली जगह पर हाइड्रोजन आयंस की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, यहाँ पूरे में लिक्विड है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा था, यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ लो होती है, हाइड्रोजन आयन ऐसे आएंगे, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो NADH2 में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगर FADH2 को स्वैप करना होता तो वो सेकंड कॉम्प्लेक्स से बात करता सीधा, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, ऐसा नहीं है कि एक मेम्ब्रेन पर एक कॉम्प्लेक्स एक ही जगह है, एक मेम्ब्रेन पे खूब सारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हैं, खूब सारे सेकंड हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं, दैट डजंट मैटर। पर जब भी FADH2, यहाँ पे बताऊंगी अभी आगे सक्सीनेट क्यों लिखा, अभी आप इसे FADH2 भी लिख सकते हो, ये लिख रहा है FAD, जब भी FAD को डॉलर मतलब रुपीस बनाने हैं तो वो सेकंड से कांटेक्ट करेगा, सेकंड के बाद वही सीक्वेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो NADH2 वाले में सेकंड इन्वॉल्व नहीं है, FADH2 वाले में फर्स्ट इन्वॉल्व नहीं है, समझ गए ना बात। NADH2 के लिए क्या सीक्वेंस है ETS की, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और FADH2 के लिए क्या सीक्वेंस है, फर्स्ट की जरूरत नहीं है उसको, सीधा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छी तरह से, क्लियर। तो ये इस तरह ETS में ATP का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ तुमसे पूछा है बच्चों क्रेब्स साइकिल के लिए, ये वाली चीज़ अभी बताऊंगी, सक्सीनेट फ्यूमेरेट क्या है। यहाँ तुमसे पूछा है क्रेब्स साइकिल के लिए कि वो कौन सा स्टेप है जहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो तुम्हें क्रेब्स साइकिल जब मैंने पढ़ाया था तब अच्छे से याद भी करवा दिया था कि कैसे याद करोगे कि कहाँ कहाँ NADH2 बनती है, जहाँ जहाँ CO2 बन रही है, CO2 कहाँ कहाँ बनेगी, जहाँ कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है, 3 कार्बन से 2 कार्बन, 1 CO2, 6 कार्बन से 5 कार्बन, फिर 1 CO2, 5 कार्बन से 4 कार्बन, फिर 1 CO2। तो जहाँ जहाँ CO2 रिमूव हो रही है वहाँ वहाँ NADH बना दो, और लास्ट स्टेप पर एक जाते जाते NADH2 और दे देगा ये, जब वापस से OAA रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पे पता है रीजनरेशन किसका बोलते हैं, किसका बोलते हैं रीजनरेशन, यहाँ पे इसका मत कर देना तुम रीजनरेशन, एसिटाइल को ए तो लिंक रिएक्शन से बन बन के आ रहा है, एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये OAA से जुड़ रहा है, तो OAA प्लस ये दोनों का कंडेंसेशन, इस स्टेप को बोलते हैं, कंडेंस हो गए दोनों आपस में और उन्होंने सिट्रिक एसिड बना दिया। तो ये जो कंडेंसेशन होता है, सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, और लास्ट में रीजनरेट कौन होगा, OAA, क्योंकि ये तो यहाँ से बन बन के आ रहा है, इसका कोई और सोर्स नहीं है, तो इसको रीजनरेट करना ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब OAA बनता है तब भी NADH2 का फॉर्मेशन होता है। एक और चीज़ है यहीं पर बता देती हूँ मैं तुम्हें कि थ्योरी में से थोड़ा सा ये मैच नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है ना, उसके बाद कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है भाई। अब इन्होंने यहाँ पर ना सीधा इससे सक्सीनिक एसिड बना दिया, पर एक्चुअली ये सीधा नहीं बनता। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये 2 अलग अलग स्टेप है, ये स्टेप अलग है, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है। पहले अल्फा कीटो से यहाँ पर बनता है सक्सीनाइल को ए, सक्सीनाइल को में सी को तुम कार्बन मत समझना, ये को है, अल्फाबेटिक वाला सी है, ठीक है, ये रहा सक्सीनाइल को ए बनता है पहले। ये जो ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, सक्सीनिक 4 कार्बन होता है, ठीक है। तो जब ये 5 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है तो CO2 निकलेगी, और CO2 के साथ NADH2 भी निकलेगा, ये तो एक स्टेप हो गया। अब ये सक्सीनाइल को ए सक्सीनिक एसिड में बदलेगा, जब ये इसमें बदल रहा होता है तो उस दौरान GDP से GTP बनता है। अभी हो सकता है जो भी तुम समझ लो कि ADP इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं था और एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो फटाफट GDP ने पकड़ के GTP बना दिया। पर GTP कोई मतलब ये रुपीज़ और पैसे वाला चक्कर है कि मेरे पास 10 का नोट था, उसकी जगह मैंने 10 का सिक्का ले लिया, वो वाली चीज़ है यहाँ पर, कि इसको ETS में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कपलिंग रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन का मतलब समझना, यहाँ पर क्या होगी, एक कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन का मतलब देखना कि GDP कि ये जो GTP बना ना, ये GTP अपने फॉस्फेट को, ये GTP बदल जाएगा GDP में वापस। तो इसने जो फॉस्फेट पकड़ा था वो छूट गया, और जो फॉस्फेट इससे छूटा उस फॉस्फेट को ADP पकड़ेगा, तभी तो ATP बनेगा। हमें तो ATP चाहिए ना, GTP तो बन गया, बट सेल को तो खर्चा ATP की फॉर्म में ही करना है। तो GTP टूटेगा GDP में, और जो फॉस्फेट रिलीज होगा, ये फॉस्फेट रिलीज हुआ ना, इस फॉस्फेट को ये पकड़ लेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और ATP बना देगा। दिस इज कॉल्ड अ कपलिंग रिएक्शन। लिखा वहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया, बट यहाँ सब कुछ लिखा है, देखो
यहाँ सब कुछ लिखा है ना, कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। इस रिएक्शन को मैंने तुम्हें यहाँ दिखा दिया। तो पूछ सकते हैं तुमसे कि कपलिंग रिएक्शन कहाँ होती है, तो ध्यान रखना कपलिंग रिएक्शन होती है जब सक्सिनाइल को ए सक्सिनिक एसिड में बदलता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बना, 4 कार्बन से 4 कार्बन, तो यहाँ पर NaDH2 तो नहीं बन रहा बट FADH2 बनता है ये सक्सिनेट से। और ये भी देखो ऐसे करते हैं, यही तो बात है ना, सीधा मैलिक नहीं बनता, पहले यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फ्यूमेरेट, फिर फ्यूमेरेट से मैलिक एसिड बनता है, सब 4 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में बदलता है बच्चों तब FADH2, F फॉर फ्यूमेरेट, F फॉर FADH2, तो याद रखना आसान है, ठीक है। फिर मैलिक एसिड बना और फिर लास्ट में ऑक्सैलो FMO में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, लास्ट में NaDH2 दोबारा बन रहा है। तो तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो, एक तो जहाँ जहाँ कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ CO2 निकलेगी, CO2 के साथ साथ NaDH2 बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ NaDH2 का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक GTP बना दो, उसके बाद अगले स्टेप पर एक FADH2 बना दो और लास्ट में आखिर में एक NaDH2 और बना दो। तो आराम से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो तुमसे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। एक और पॉइंट बताती हूँ, सुनना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हर स्टेप पर ना कोई एंजाइम चाहिए, यहाँ पर भी हर स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। इवन ये जो फर्स्ट स्टेप है ना जब सीट्रिक एसिड बनता है, इसके एंजाइम का नाम इससे पहले वाले पैराग्राफ में दे रखा है सीट्रेट सिंथेटेज। जैसे वहाँ हेक्सोकाइनेज नाम दे रखा था, यहाँ पर भी नाम लिख लो सीट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। हर स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, पर तुम्हारे को सारे एंजाइम्स के नाम याद नहीं करने, एक तो ये ध्यान रखना है, एक और याद रखना है, जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है तो यहाँ पर बच्चों एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो लगातार सेशंस अटेंड कर रहा है उसको याद आया होगा, जब मैंने तुमको वो पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल्स में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या है, सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट है, ये इसका एंजाइम है और कई बार इसका इनहिबिटर मेलोनेट आ जाता है। यहाँ पर पढ़ा था ना अच्छे से, वो वही एंजाइम की बात हो रही है। तो ये जो एंजाइम है बच्चों इसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन निकालेगा, FAD को देगा और FADH2 बन जाएगा। जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आता है ना वहाँ वहाँ FADH2 NaDH2 बनते हैं, ठीक है। बस अगर एंजाइम का नाम है NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज तो इसका मतलब वो NaDH2 से हाइड्रोजन निकाल रहा है। अगर एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो इसका मतलब वो सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकाल रहा है। ये बातें ध्यान देने वाली हैं इस चैप्टर में, यही तो मेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो तुम मिस कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि ये जो एंजाइम है ना ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बट ऑब्वियस तुमसे कोई पूछ ले कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होते हैं तो तुम क्या कहोगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बट दिस इज द एक्सेप्शन, ये जो SDH एंजाइम है ये मैट्रिक्स में नहीं पड़ा बल्कि ये इनर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ बैठा है। तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्रेब्स साइकिल चल रहा है तो ये वाला जो स्टेप होता है ना सक्सिनेट का फ्यूमेरेट में बदलना, ये क्रेब्स साइकिल का ही पार्ट है बट इसका एंजाइम जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे बैठा है। तो ये सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में बदलेगा तो ऐसे इनर मेम्ब्रेन से टच होता हुआ बदलेगा, अपने एंजाइम से स्वैप होता हुआ, जिससे उसका एंजाइम ये रिएक्शन करवा सके। जस्ट समझने के लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन भी आता है कि विच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ गया, विच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये तुमने ये सब नोट कर लिया ना, मैं नीचे दिखा रही हूँ, ये रहा ये कहीं तो लिख रखा था बच्चों SDH के बारे में, कहाँ गया अभी मुझे नहीं मिल रहा बट हाँ है NCERT में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दिस इज द ओनली एंजाइम, यहाँ पर लिख लो SDH इज द ओनली एंजाइम विच इज प्रेजेंट एंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट दिस। तो इसी से तुम लिंक करो इस चीज़ को, ये देखो इसी से तुम लिंक करो इसको। अभी मैं तुम्हें कह रही थी ना कि ये ऐसे क्यों लिखा है सक्सिनेट फ्यूमेरेट, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चल रहा है बट जब क्रेब्स साइकिल का ये वाला स्टेप आएगा कि सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलेगा, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा, तो उस दौरान जो एंजाइम है वो है कॉम्प्लेक्स सेकेंड का नाम देखो क्या है SDH, कॉम्प्लेक्स सेकेंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हाइड्रोजन को निकालेगा, FAD पकड़ेगा पहले,
FADH2 में बदलेगा, FADH2 फिर वापस FAD में बदल जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे दे देगा। बहुत शॉर्ट में करके दिखा दिया इन्होंने सब कुछ, बट वो उसका यही मतलब है, FAD पहले FADH2 में बदलेगा, फिर दोबारा FAD में बदलेगा और हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगी ये चीज़ तुम लोगों को। तो क्या बता रही थी मैं तुम्हें, तो मैंने तुम्हें क्रैब साइकिल के सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, लगभग मेन पॉइंट्स बता दिए सारे के सारे। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन करो। देखो, आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो तुम याद कर लो इन सारे स्टेप में कहाँ कहाँ NADH2 या FADH2 बनता था। मैलिक एसिड लास्ट में OA में बदलता है, तो यहाँ तो NADH2 बनता है, यानी इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सक्सीनिक एसिड जब फ्यूमेरिक, मैलिक का मतलब वही फ्यूमेरिक में बदला है, तब FADH2 बना था, तो तब भी हुआ है ऑक्सीडेशन। सक्सीनाइल को ए जब सक्सीनिक एसिड में बदला है, तब सिर्फ कपलिंग रिएक्शन हुई थी, तब कोई डिहाइड्रोजनेशन या मतलब यूं कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। और आइसोसिट्रेट, सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। देखो फिर नाम दे दिया, वही गड़बड़ है ना। तुम्हारी बुक में सिट्रिक एसिड से सीधा ये दिखाया है, बट यहाँ पर भी पहले सिट्रिक एसिड से बच्चों आइसोसिट्रेट बनता है, इसका एक आइसोमर बनता है, 6 कार्बन है, और फिर उसके बाद ये इसमें बदलता है, तब ये सब होता है। ठीक है, लिखा है शायद NCERT में। थ्योरी में क्या लिख देते हैं, डायग्राम को शॉर्ट बना देते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि मतलब बिल्कुल बैठ के वर्क होना चाहिए, और NCERT में ये चीज़ें हाईली नीडफुल हैं, करेक्ट होनी चाहिए। पर हर बार नया वर्जन आता है, उसमें ठीक है चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, बट जो होनी चाहिए वो रह जाती हैं फिर भी। ओके, सो कोई बात नहीं, इसलिए बैठे हैं हम यहाँ तुम्हें सब बताने के लिए, डोंट वरी। ओके, सो तो ये वाले स्टेप पर नहीं हुआ बच्चों, सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, थर्ड। इस पे तो हुआ है ना, 6 से 5 बनना है तो CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो NADH2 बनेगा, NADH2 के बनने का मतलब है ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए मैच करना है। 2024 का क्वेश्चन आ गया। लो ये किस में था, अच्छा ये भी 2024 का ही था क्या। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये 2024 में आया था क्रैब साइकिल से क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आया है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होगा, मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, ETS इनर मेम्ब्रेन पे, अब जल्दीबाजी में इंटर मेम्ब्रेन मत कर देना, इनर मेम्ब्रेन। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ क्रिएट होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे ये थोड़ा सा इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट एक मेम्ब्रेन के अलॉन्ग क्रिएट होता है, और वो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ऐसे इसको इससे मैच करना इज नॉट लॉजिकल, बट कोई बात नहीं है, एक आ सेकेंड। नेक्स्ट क्या है भाई, 2023 में भी एक मैच द कॉलम आया हुआ है, देखो इस चैप्टर से, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ ये वर्ड आ गया क्या, चलो बता देती हूँ। ये जो लिंक रिएक्शन देख रहे हैं ना हम बच्चों, लिंक रिएक्शन में मैंने तुम्हें क्या कहा, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, वो एसिटाइल कोए, एसिटिक में 2 कार्बन आते हैं तो 2 कार्बन में बदल रहा है, एक CO2 निकली, जब भी CO2 निकलेगी NADH2 का फॉर्मेशन होगा, तो NAD+ भी काम आया, को ए जुड़ गया, को ए यहाँ कार्बन नहीं है, को एंजाइम एक वर्ड है, पूरा एक कंपाउंड है अलग। यहाँ पर देखो ये रहा एंजाइम, फर्मेंटेशन में एंजाइम का नाम था पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, लिंक रिएक्शन में एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तुम तो ऐसे ध्यान रखना कि मेन फोकस लिंक रिएक्शन में डिहाइड्रोजिनेशन का है, इसलिए इसके एंजाइम का नाम भी डिहाइड्रोजिनेज है। और जैसे हेक्सोकाइनेज का कोफैक्टर मैग्नीशियम है, इसका भी कोफैक्टर मैग्नीशियम है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन को, इस पूरी रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, या इस रिएक्शन को लिखा है NCERT में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं बच्चों। इस पूरी रिएक्शन को, एक तो मैं तुम्हें रिवीजन करा रही हूँ ना, मुझे जल्दी जल्दी में वर्ड्स ही नहीं दिख रहे, ये रहा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन भी हुआ, एंड CO2 भी निकली तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो लिंक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो इसको मैं किससे मैच करूं बच्चों, इसको किससे मैच करूं, इसका कौन, इसमें इसको इससे मैच कर दूं, ये इसी रिएक्शन का एक एंजाइम है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को किससे मैच करूं, EMP पाथवे से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आ गया, देखो कितने मिलते जुलते वर्ड हैं। अब ये तो मैं तुम्हें प्रीवियस सेशन में समझा चुकी हूँ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ADP और फॉस्फेट के जुड़ने से ATP का बनना, होता है कि नहीं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ATP का बनना। अगर ATP फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है तो उसे आप कहते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन,
और जितना भी एटीपी अभी तुमने ईटीएस में बनाया बच्चों, जितना भी एटीपी अभी तुमने ईटीएस में बनाया, इसी ईटीएस का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वहां पर फोटोसिंथेसिस में ईटीएस का नाम था फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर ईटीएस का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मेन सोर्स, मतलब मेन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगी और एटीपी बनेगा। ठीक है, सो इसको किससे मैच करूं? ईटीएस से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और टीसीए साइकिल में ये पहला एंजाइम यूज हुआ था सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सारे पता होने चाहिए, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल आ गया। ध्यान है, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा रही थी तो एक टर्म बताई थी मैंने तुम्हें, एसएलपी, कहा था रेस्पिरेशन में समझाऊंगी डिटेल में। अब आ जाओ तुम एसएलपी पे। एक मिनट, वो डायग्राम कहाँ है जो मैंने बनाया था तुम्हारे लिए शुरू में? इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा तुमको। ये देखो, जितना भी एटीपी हमें रेस्पिरेशन में मिल रहा है, मैक्सिमम एटीपी ईटीएस में मिला था ना बच्चों। जब तक NADH2, FADH2, NADH2 कन्वर्ट नहीं होंगे यहाँ आकर, तब तक तुम्हें एटीपी नहीं मिलेगा। बट कुछ इक्का दुक्का एटीपी तुम्हें डायरेक्टली भी तो मिल रहे थे। डायरेक्टली मतलब जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 एटीपी तुम्हें मिले, ये 2 एटीपी मिले, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एटीपी बना है, सीधा सबस्ट्रेट पे बन गया। कोई झंझट नहीं है कि पहले डॉलर बनेगा फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, सीधा रुपीज़ बना के दे दिया। और कहाँ हुआ? ये रहा। क्रैब साइकिल में चाहे से जीटीपी बनाए बच्चों, बट जीटीपी अब तुरंत एटीपी में बदल जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से प्रोसेस नहीं होता, बस एक कपलिंग रिएक्शन होती है, तो इसको भी एसएलपी ही बोलते हैं। तो ये वाले जो 2 एटीपी हैं ये भी एसएलपी हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दैट्स इट। ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में एक एक जगह जो तुम्हें डायरेक्टली एटीपी मिल रहे हैं, मतलब एक एक जगह मतलब इसके 2 एटीपी और इसके 2 एटीपी, ये एसएलपी से मिलेंगे। ठीक है, तो देखें जरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ SLP इन 1 टर्न ऑफ क्रैब साइकिल। एक टर्न ऑफ क्रैब साइकिल में नंबर ऑफ SLPs कितने होते हैं? एक टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल में एक ही तो SLP हुआ। देख लो डायग्राम, ये एक टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल है, यहाँ पे बस एक ही जगह हमको एटीपी मिलेगा डायरेक्टली, तो एक SLP पर साइकिल, तभी तो 2 एटीपी पर 2 साइकिल्स। ठीक है, तो सिंपली आंसर हो गया 1। जीरो मत कर देना कि SLP तो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, SLP ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है, वहाँ 2 जगह हुआ था, जब जो 2 एटीपी अलग अलग मिले थे, और यहाँ पर एक जगह हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एटीपी पूछ लेते ये, फिर हमें देखना पड़ता कि नंबर ऑफ एटीपी भी एक सिट्रिक एसिड में पूछ रहे हैं, 2 में पूछ रहे हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। पूरा मैथ्स और केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ये, है ना, इसको पढ़ते वक्त पूरा मैथ्स और केमिस्ट्री का फील आता है, बायो तो भूल सी जाते हैं हम लगभग। नेक्स्ट, वेयर इज रेस्पिरेटरी ETS लोकेटेड इन प्लांट्स? प्लांट्स क्या, किसी में भी अगर तुम्हें रेस्पिरेटरी ETS करना है तो वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही होगा। इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन को मिक्स मत कर देना, बहुत मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं चारों ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिजियोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जबकि मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, डाइवर्सिटी, उनमें हमें हर ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ता है। किसी भी ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो, एलिमिनेट करना पड़ता है। यहाँ तो डायरेक्ट होता है, हमें पता है कॉन्सेप्ट यहाँ है तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, पर ये भी प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं कि तुम भी यही शुरू कर दो, है ना। तुम्हें तो अभी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। 2018, विच इज इनकरेक्ट। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। बिल्कुल, अब तुम यहाँ SDH वाला एक्सेप्शन मत लगा देना, ये ओवरऑल बात कर रहा है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसॉल में होता है। अब तुम कहो मैम साइटोप्लासॉल क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल भी कहते हैं बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD+ दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। भाई ग्लाइकोलाइसिस को भी कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें वो बीच वाले स्टेप पर NAD+ चाहिए ना, तभी तो NADH2 बनेगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये भी ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये गलत है, इनर पे होता है, सो इनकरेक्ट मिल गया ऑप्शन 4। हो सकता है कोई इसमें भी अटक जाए, ये ग्लाइकोलाइसिस का NAD से क्या कनेक्शन, बट तुम समझ लो इस बात को, पूरे रिवीजन से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सारी जो पूरी कहानी चल रही है, पूरी राम कहानी इसी पर बेस्ड है कि कहाँ कहाँ से NAD+ इलेक्ट्रॉन्स को उठा रहा है, NADH2 बना रहा है, और NADH2 उन इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन कर रहा है,
ETS के थ्रू ऑक्सीजन को, जिससे ATP बने। पूरी कहानी ही इस पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 2017 का क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल। टाइम है कि काफ़ी हो गया, काफ़ी हो गया, चलो ख़त्म करेंगे, लेकिन हम इतने क्वेश्चन हैं थोड़ी ना, लगभग सारे बेसिक्स बता दिए मैंने तुम्हें इसके, हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके बैठो आज। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल, बताओ, रॉन्ग बताना है तुमको। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2, एक ही जगह ऐसा हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनाइल को A टू सक्सीनिक एसिड, कपलिंग रिएक्शन याद आनी चाहिए। अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज, बिल्कुल ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को A विद पायरुवेट, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, हाँ कंडेंसेशन भी है, एसिटाइल को A भी है, एसिटाइल को A OAA के साथ जुड़ता है तब जाके सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये गलत हो गया। There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH2, बिल्कुल ठीक है। एक तो लिंक रिएक्शन में था और 3 अलग से क्रैब साइकिल में थे, तब हमने टोटल 4 किए थे। यस और नो, भूल गए वापस से, फिर दिखाऊं डायग्राम, ये रहा। एक लिंक रिएक्शन में CO2 के साथ NADH2 निकला, 2 जगह क्रैब साइकिल में CO2 के साथ NADH2 निकला, एक अलग से भी निकला, तो क्रैब साइकिल में टोटल 3 जगह NADH2 निकला, ठीक है, क्लियर। सो हमें क्या बताना है, रॉन्ग, ऑप्शन 3। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन है, ये ETS है। इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP। फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत होती है, बट ETS फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के लिए नहीं, ETS तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट हटा दो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ATP से तो नहीं जुड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। जब जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ था, तब तब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन को NAD प्लस ने उठाया था, NADH2 बनाया था, NADH2 ने जाकर उसके थ्रू ATP को बनाया। ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी इतना समझाने के बाद नहीं समझ आ रहा ना, तो टाइम निकाल के मेरे NCERT लाइन टू लाइन के लेक्चर्स देखना, जब भी तुम्हें टाइम मिले, फिर सब कुछ समझ में आएगा, वहाँ आराम आराम से पढ़ाया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ बताया तुमको, बट फिर भी होता है ना, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग लेवल होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से आता है, तो हमेशा जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क करो, ऐसे अवॉइड मत करो कि यार मुझे क्यों नहीं समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम क्या होते हैं बच्चों, ETS के डायग्राम पे आना एक बार। ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्स बताए ना मैंने तुम्हें, इन 5 कॉम्प्लेक्स के नाम देख लो तुम। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये NADH2 से हाइड्रोजन निकालेगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, ये FADH2 से निकालेगा, इनडायरेक्टली देखा जाए तो सक्सीनेट से निकालेगा, ये तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम्स कुछ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर भी थे फोटोसिंथेसिस में, थाइलेकॉइड पर हमने देखा था साइटोक्रोम, है ना, और यहाँ पर भी होते हैं। तो एक तो कॉम्प्लेक्स थर्ड बना होता है साइटोक्रोम्स का, और एक कॉम्प्लेक्स फोर्थ बना होता है, इसमें 3 साइटोक्रोम होते हैं, A1 नहीं 2 ही होते हैं, सॉरी, A और A1 या A3, A3, वही तो मैंने कहा A और A3, A1 नहीं है, A3 है, A1 नहीं है, ठीक है, A और A3, क्लियर। यहाँ पे B और C1, ये ऐसे ही आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, A और A3, क्लियर। तो ये साइटोक्रोम्स भी क्या करते हैं, आयरन है ना इनके पास, तो Fe+2 Fe+3 में बदलकर इलेक्ट्रॉन्स का आराम से इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम तो बड़ा आसान है, BC1। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो इसके मेंबर भी साइटोक्रोम है, बट इसका नाम देखो क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, सुनना, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन लेकर अब उन्हें कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुँचाने हैं, सेकंड तो यूज़ ही नहीं आएगा NADH2 में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट से थर्ड के पास ट्रांसफ़र हों या सेकंड से थर्ड के पास ट्रांसफ़र हों, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब तो फिक्स्ड हैं, धंसे हुए हैं मेम्ब्रेन में। ये यूबिक्विनॉन मोबाइल कैरियर है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन उठाकर
जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब दीज आर जस्ट हेल्पर्स होते हैं ना किसी भी ऑफिस में कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक सामान पहुंचाते हैं, स्कूल में होते हैं आपके खूब सारे हेल्पर्स, वो हैं ये, ठीक है। केयर टेकर्स, हेल्पर्स, वट एवर जो भी आप उन्हें कहते हैं, पियॉन्स, ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। तो वैसे ही ये मोबाइल कैरियर है। कौन है मोबाइल कैरियर? यूबिक्विनॉन। इसका काम है कॉम्प्लेक्स थर्ड तक मैसेज पहुंचाना, इलेक्ट्रॉन पहुंचाना, चाहे फर्स्ट से लाने हो चाहे सेकेंड से लाने हो। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब थर्ड तक तो इलेक्ट्रॉन हमेशा यूबिक्विनॉन पहुंचाएगा, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा पहले इसको हाइड्रोजन को भी पकड़ना पड़ेगा, तो यूबिक्विनॉन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपकी बुक में लिखा हुआ है, हाँ, यूबिक्विनॉन जो है वो द रिड्यूस यूबिक्विनॉन को यूबिक्विनॉल कहते हैं। रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन का मतलब UQH2, जब वो हाइड्रोजन से जुड़ चुका, ठीक है। अब थर्ड तक तो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन लाएगा, लेकिन थर्ड से फोर्थ पे कौन ले जाएगा, जहाँ पे वो चीफ ऑफिसर आने वाला है, ऑक्सीजन। तो थर्ड से फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए फिर से एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। इधर B और C1 थे, यहाँ A और A3 थे, C अलग है, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम C है बच्चों, आप ध्यान से देखो, बाकी सबको मेम्ब्रेन के अंदर बनाया है, धंसे हुए हैं सब, या फिर ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे बनाया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो साइटोक्रोम C है ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर सिचुएटेड है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। इट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये लिख रहा। साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन पकड़े, चलते हुए गया, यहाँ पहुँचा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दिए। तो अब सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स फोर्थ किससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम C से ले रहा है। यानी साइटोक्रोम C ने यहाँ तो एक्सेप्ट किए थे और यहाँ लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो अगर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन हो रहा है? कौन कर रहा है? फोर्थ कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम पड़ गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करता है। आप ये मत समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ के का खुद का मेंबर है साइटोक्रोम C, नहीं, साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ इसका ऑक्सीडेशन करता है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ खुद किसका बना होता है? खुद ये बना होता है साइटोक्रोम A, A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये आपको दिख रहा होगा, कॉपर A और कॉपर B लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 4 मेंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ में और ये साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जबकि इसका नाम इसके साइटोक्रोम के बेस पर था साइटोक्रोम BC1, इसके खुद के मेंबर्स के नाम पर था। इजी हो जाता अगर इसका नाम साइटोक्रोम A, A3 रख देते, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें याद करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से तो अब इलेक्ट्रॉन को तो आगे जाना नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ऑक्सीजन ले लेगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर H2O बना देगा। बट जैसे ही ये रिएक्शन पूरी होगी, इसको यहाँ पर अभी तक हाइड्रोजन ग्रेडियंट भी क्रिएट हो चुका है। देखो हर स्टेप पर यहाँ हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ से इधर आ रहे हैं तो बटाओ, यहाँ पे वो चल रहा है ना क्रैब साइकिल, बार बार NADH2 बन रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। तो फाइनली ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ये रहे आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, ये F0 F1 ये खुल जाएंगे। जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो ATP बनेगा। 4 हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर पर एक ATP बनता है। इस चीज़ को अलग से इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का ही डायग्राम है बच्चों। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको आप F0 F1 बोल दो, ATP सिंथेटेज बोल दो, ऑक्सीजोम्स बोल दो, ये वही क्रिस्टी पे प्रेजेंट टेनिस रैकेट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखा है बट एक्चुअली ये 4 हाइड्रोजन होता है। जब 4 हाइड्रोजन आयन जाते हैं तो एक ATP बनता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया, बट ऑब्वियस हमेशा F1 मैंने तुम्हें बताया था लिक्विड की तरफ होता है, F0 मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, ठीक है, डन है। अब देखो क्वेश्चन, तो ये पूछ रहा है साइटोक्रोम्स कहाँ मिलेंगे आपको? तो साइटोक्रोम आपको मैट्रिक्स में थोड़ी ना मिलेंगे, साइटोक्रोम क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं? प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं? इधर दिखाया था अभी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो रहे थे, जिससे ग्रेडियंट क्रिएट होगा। और क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है, बट मैंने तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, यही बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने तुम्हें शुरू में ही समझा दिया। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP?
देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने हैं तो नेट गेन ऑफ एटीपी है 2 एटीपी सिंपली। अगर यहाँ लिखा होता इन एरोबिक रेस्पिरेशन तो फिर मैं 8 चूज करती, नहीं लिखा तो सीधा सीधा 2 एटीपी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमको। 2021 का क्वेश्चन है, ये 2022 में था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स, इलेक्ट्रॉन का पकड़ना छोड़ना, प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा था ईटीएस में जिसकी वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बट वो क्रूशियल है, ऐसा नहीं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सही है कि सबसे लास्ट में काम आती है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ETS या ETCA की बात है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव्स 2 ATP, गलत, $1 से 3 ATP मिलता है और एक FADH2 3, उल्टा लिख दिया जस्ट, 2 और 3 नहीं, 3 और 2 होना चाहिए। ATP इज सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, बिल्कुल ठीक, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, देन यहाँ पे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। एम्फीबॉलिक पाथवे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि वैसे तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें ग्लूकोज टूट रहा है, बट क्योंकि रेस्पिरेशन में बीच बीच में इतने सारे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं ना, सिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, कई बार अगर सेल को ज़रूरत है तो वो इन प्रोडक्ट्स को बीच में ही निकाल के किसी और प्रोसेस में यूज़ भी कर लेती है। तो इस वजह से हम रेस्पिरेशन को एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस मानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान कई चीज़ें बनती भी है। वो एक अलग ड्रॉबैक है कि अगर सेल ने उन्हें यूज़ कर लिया तो उतने एटीपी नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, बट सेल के लिए ये सिंथेसिस का भी सोर्स है। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन ओवरऑल एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। ओके, और इसी टॉपिक में तुम्हें एक चीज़ और दिखा रखी है, एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में बताया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज यूज़ होगा तो हमने पूरा पाथवे पढ़ लिया, बट ज़रूरी है कि हमेशा ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो। अभी मैंने तुम्हें शुरू में कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फैट्स, और वो भी नहीं है तो प्रोटीन्स को भी सेल ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाती है। तो तुम्हें यहाँ दिखाया है कि अगर फैट्स को सेल को यूज़ करना है तो पहले फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलेंगे। याद करो, बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ा है फैट्स इन्हीं से मिलकर बनते हैं, तो पहले ये अपने सिंपल कंपाउंड्स में बदलेंगे। अगर फैटी एसिड बन गया है तो वो बदल जाएगा एसिटाइल कोए में और फिर एंटर करेगा, और जितने भी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल हैं वो बनाएंगे DHAP। याद है ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप हुआ था जिसमें PGAL और DHAP बने थे, तो ये इसमें कन्वर्ट होके एंटर करेगा। यानी ज़रूरी नहीं है ये फर्स्ट स्टेप से एंटर करें, ये बीच में से कहीं भी इस पाथवे को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसी तरह प्रोटीन्स तुम्हें पता है अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो अगर सेल को प्रोटीन्स यूज़ करने हैं तो पहले तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेंगे, फिर वो, अब अमीनो एसिड तो 21 तरह के होते हैं, तो अब डिपेंड करता है या तो वो अमीनो एसिड पायरुवेट में बदल जाएगा, इसमें लिखा नहीं है, या वो अमीनो एसिड एसिटाइल कोए में बदल जाएगा, या अमीनो एसिड क्रैब्स साइकिल के कोई एसिड भी बना सकता है, कीटोग्लूटारिक, सक्सिनिक। तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो कई पाथवेज के थ्रू इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक इसी पर एक क्वेश्चन है कि विच बायो, हाँ इसमें से यही क्वेश्चन सबसे कॉमनली आता है कि विच बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो ज़रा, अगर फैट्स यूज़ हो रहे हैं तो भी ये बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट में तो बनता ही है, और अमीनो एसिड्स में मैंने तुम्हें कहा ये एरो लगा लो तो ये भी बन, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर पाथवे में बनेगा ही बनेगा। लिख भी लेना आप यहाँ पर, दिस इज द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन पाथवे। ठीक है, सिंपल सा। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल को ए। क्या हो गया, एसिटाइल को ए। ठीक है, क्लियर। वही देखो, सेम 2013 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, विच मेटाबोलाइट इज कॉमन टू ब्रेक डाउन ऑफ दीज, तो वही आंसर एसिटाइल को ए। ठीक है, एंड लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है आरक्यू, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, सिर्फ 2019 में एक क्वेश्चन आया था, बट बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। आरक्यू एक जस्ट मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। आरक्यू है क्या बच्चों, अगर हमें किसी भी चीज़ का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू निकालना है तो जितनी CO2 निकली अपॉन जितनी O2 यूज़ हुई इसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट, तो आपको आरक्यू मिल जाएगा। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है,
क्योंकि आप देखो 6 CO2 बनी और 6 O2 यूज़ हुआ था, तो 1 होता है। अगर आप किसका, फैटी एसिड्स का, फैट्स या लिपिड्स का देखोगे ना, तो RQ की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलेगी, जैसे 0.7। और अगर प्रोटीन्स का देखोगे तो प्रोटीन्स में भी लेस देन 1 मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना फैट्स की होती है 0.7 तो प्रोटीन्स की होती है 0.9। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसकी ज़्यादा है। P में ये आ रहा है, इस 9 में भी गोला घूम रहा है। फैट में ये ऐसे बना हुआ है, इसमें भी ये 7 में, तो ऐसे याद बिल्कुल रट लो इसको, फैट में 7, प्रोटीन में 9, दैट्स इट। ठीक है, प्रोटीन्स का ही 0.9 हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि ट्राइपामेटिन का फॉर्मूला है, इसमें 102 CO2 बने, 145 O2 यूज़ हुए। भाई CO2 कम बनी, O2 ज़्यादा यूज़ हुए, तो बट ऑब्वियस वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ऐसा ही कुछ प्रोटीन्स में होता है। और अगर यहाँ लिखा नहीं है, बट अगर कुछ प्लांट्स जब ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर RQ मोर देन 1 आता है, कि इसका मतलब ऑक्सीजन कम यूज़ होती है, CO2 ज़्यादा बनती है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रख। अगर कोई ऐसा केस है जैसे मान लो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूछ लें, वैसे पूछेंगे नहीं, तो उसमें तो O2 यूज़ ही नहीं होती, तो अगर 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर एक और पूछते हैं, अगर हम कैम प्लांट्स की बात करें, तो कैम प्लांट्स में क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, वो दिन में भी चाहिए रेस्पिरेशन, तो दिन में स्टोमेटा तो बंद है, तो CO2 निकलती ही नहीं है, तो ऊपर की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ऊपर की वैल्यू 0 है तो फिर RQ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इतना कुछ नोट करने की ज़रूरत है, बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है सिंपली, RQ ऑफ ट्राइपामेटिन, ट्राइपामेटिन फैट है, फैट तो 7, तो 0.7 ये रहा। ठीक है, 0.7 और 0.07 भी दिया है तुम्हें, 0.7 है हमारा, 0.07 नहीं करना। ठीक है, ख़त्म चैप्टर। तो ये चैप्टर का तो हमारा 1 शॉट हो गया भाई, है ना। चलो 2 घंटे तो नहीं हुए, 1 घंटे में ही हो गया हमारा ये कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। जो भी चीज़ें इसमें थी मैंने तुम्हें साथ साथ में बता दी है। ठीक है, साथ साथ में बता दी है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो रहा है। फिर भी लेट मी हैव अ लुक, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रह गई, नहीं। ठीक है, और भी पढ़ लेना, फिर भी मैं लगता है बाई चांस कुछ मिस हो गया, नहीं समझ में आ रहा, यू कैन एनी टाइम आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। नेक्स्ट सेशन के लिए आप प्रिपेयर करके आएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट उसमें हार्मोन्स वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ कर आना है। ठीक है, गुड बाय।